सॉम जो कि एक यंग लड़का होता है वो खुद को अचानक से एक मिस्टीरियस जगह में पाता है और फिर आसपास की जगह को देखने के बाद वो देखता वो जगह पूरी तरीके से स्मोक में घिरा हुआ होता है और साथ में मिस्ट भी होता है और ये एक फ्लोटिंग आइलैंड होता है और जो जगह होता है ये वेस्टर्न स्टाइल के जो बिल्डिंग्स होते हैं उनसे ही भरा हुआ होता है और इस पूरी जगह में उसको लाइफ का जरा सा भी कोई अंश नजर नहीं आ रहा होता है। मानो ऐसा कि आज से पहले जगह में कोई भी नहीं रहता था, लेकिन उतने में अचानक से धुएं के अंदर से उसको एक परछाई नजर आता है और उसी परछाई को देख के वो सोच रहा होता है कि ये कोई ह्यूमन है क्या। लेकिन जैसे वहाँ का धुआं हटता है वो देखता वहाँ पे एक मस्कुलर से आदमी को जो कि उसी की तरफ देखता हुआ बोल रहा होता है, जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा एबेस में। लेकिन अचानक से सॉम अपने आंखों खोलता है और वो पाता है खुद को अपने रूम के अंदर और फिर वो गहरी गहरी सांस लेता हुआ बोल रहा होता है, फाइनली वो सपना खत्म हुआ, लेकिन ये सपना तो मैं बार बार देखते रहता हूँ। अब होते में उसके रूम के बाहर के साइड से उसका फादर चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है, सॉम जल्दी से उठ जाओ नहीं तो तुम लेट हो जाओगे। हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ। लेकिन मेरे को ऐसा महसूस हो रहा था वो जो आदमी जिसको कि मैंने अपने सपने के अंदर देखा है उसको मैं जानता हूँ, लेकिन वो अब वो सब क्या है। मेरे को लग रहा है मैं कुछ दिनों से बहुत ज्यादा लेट पढ़ाई कर रहा हूँ, उसी वजह से ये सब हो रहा है मेरे साथ। बेटे सो रहा क्या आज भी तुम बहुत ही ज्यादा सो गए थे क्या? कम ऑन डैड, मेरे को किसी बच्चे की तरह ट्रीट मत करो आप, मैं तो ऑलरेडी ही 15 साल का हो गया हूँ। तो क्या हुआ, ये तो देखो अपने फादर के मस्कुलर से बॉडी को। अब उस उनके सामने बोल रहा था, नहीं मैं आपके बेकार से बॉडी को नहीं देखना चाहता हूँ, और अगर हम लोग को ऐसे छोटे अपार्टमेंट में नहीं रहना होता तो फिर मेरे को रोज ही आपको इस तरीके से नेकेड नहीं देखना पड़ता। अब उसका फादर बोल रहा होता है, वेल जब तुम्हारा ये बुढ़ा आदमी बहुत ज्यादा अमीर हो जाएगा तब मैं तुमको एक नया घर खरीद कर दे दूंगा और फिर उसके बाद तुम और रिकू के पास अपना अपना रूम हो जाएगा रहने के लिए। अब उनके सामने बोल रहा होता है, आप तो पिछले 5 सालों से यही बोले जा रहे हो, लेकिन सही में रिकू ने जब से सेल्फ डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करा तब से हमारा लाइफ और भी ज्यादा आसान हो गया है। और अब तो पूरे 3 साल हो गए जब मेरे भाई ने एचडीएफ को ज्वाइन करा है और मैंने भी प्लान करा है कि मैं भी फ्यूचर में जाके एचडीएफ को ज्वाइन करूंगा और फिर उसके बाद मैं अपनी इस बेकार से जिंदगी को भी गुड बाय बोल दूंगा। और रही बात मेरे डैड की जो कि हमेशा ही मजाक करते रहते हैं और जिनके ऊपर ज्यादा सभी हम लोग रिलाई नहीं कर सकते हैं, और दूसरी तरफ मेरी मॉम जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों से बहुत ज्यादा प्यार करती है वो। लेकिन ये चीज तो सही में बहुत ज्यादा कम्फर्टिंग है कि ये दोनों मेरे साथ है, और काश ये जो हमारा लाइफ है हमेशा से इस तरीके से चल पाता तो। लेकिन मेरे को हमेशा से ही पता था कि ये जो शांत भरा सा दुनिया है इसका एक दिन खात्मा पक्का से ही आएगा। इतना बोलते हम देखते वहाँ पे बहुत ही तेज का भूकंप आ जाता है और जिससे वो लोग तुरंत ही बाहर आके देखते वहाँ पे एक बहुत ही बड़े से टावर को जो कि अचानक से बीसीटी के अंदर अपेयर हो जाता है और फिर उसी को देख के सौरभ बोल रहा होता है, लेकिन मैंने कभी भी उम्मीद नहीं करा था कि जो चीज है वो इस तरीके से खत्म हो जाएगा और वो जो टावर हम सभी लोग के ऊपर आ गया है। और उस टाइम का जो मैं था उसको इन सब चीजों के बारे में जरा सा भी कोई आइडिया नहीं था कि किस तरीके से ये जो अचानक से टावर यहाँ पर प्रकट हुआ है वो सारे मैनकाइंड के इतिहास को बदल के रख देगा। लेकिन उस टाइम मेरे को इतना तो पता था कि वो जो टावर है वो किसी तरीके से मेरे सपने से कनेक्टेड है। सब कुछ ठीक है और मैं अभी एचडीएफ के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा हूँ, फिर कुछ टाइम बाद मैं दोबारा से घर आ जाऊंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ आप सभी लोगों से। और यही लास्ट मैसेज था जो कि मेरे भाई ने हम लोगों को बोला था, वो भी बहुत ही कमजोर से वॉइस के साथ। और फिर उस रात हम लोगों ने मेरे भाई के साथ कॉन्टेक्ट को खो दिया था और न्यूज में तो ये बताया जा रहा था कि जब तक सारे लोग घर के अंदर रहते हैं तब तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन ये बहुत ही लंबा टाइम नहीं था जब सारे न्यूज चैनल ने अपने ब्रॉडकास्टिंग को रोक दिया और फिर उसके बाद जो सेम इन्फॉर्मेशन था वो लगातार ही रिपीट में चलाया जा रहा था, वो भी रेडियो पे। और फिर उसके बाद हम लोग को ऑर्डर मिला हमारे घर को एविकेट करने का और वो देख के मदर ने ब्रदर के लिए एक लेटर छोड़ा और फिर उसके बाद सीधा हम लोग शेल्टर के लिए निकल गए। और जाते टाइम हम लोगों ने रास्ते में जो सब कुछ भी देखा उससे ये लग रहा था कि चीजों को किसी चीज से हिट करा जा रहा है। और जितने भी सोल्जर्स हमारे नजदीक से गुजर रहे थे वो भी अपने व्हीकल्स में, सभी के चेहरे में बहुत ज्यादा खौफनाक एक्सप्रेशन था और जितने भी व्हीकल्स थे उन सभी के ऊपर बहुत ही बड़े बड़े पंजों के निशान थे। और फिर उसके बाद अंदर के साइड से जो बेकार सा स्मेल था डिके का वो बाहर आ गया। ये सब अभी क्या हो रहा है दुनिया के साथ। और फिर जैसे हम लोग शेल्टर पहुंचे वहाँ पे पूरी तरीके से वो रिफ्यूजीज से भरा हुआ था और फिर वहाँ पे लोग बहुत ही मुश्किल से अपने मुंह को खोल रहे थे। अब मानो वहाँ पे माहौल ऐसा हो गया था कि सभी लोग वहाँ पे बस अपने मरने का ही इंतजार कर रहे थे। लेकिन ऐसे साइलेंस के अंदर भी बहुत सारे वहाँ पे ऐसे लोग थे जो कि दिक्कतें खड़ी कर रहे थे और वो लोग तो सब कुछ ट्राई कर रहे थे यहाँ पे सभी लोग के सामने अपने प्रेजेंस को दिखाने के लिए। ब्रैड तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ब्रेड को चुराने का?
नहीं, मैंने तुम्हारे ब्रेड को नहीं चुराया है और सभी लोगों को तो उनके हिस्से के ब्रेड को दिया गया, तो फिर तुमने पक्का से अपने ब्रेड को पहले ही खत्म कर लिया होगा। क्या क्या बोला तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बोलने का? ये देखो, मेरा पेट अभी भी नहीं भरा है, उसी वजह से मैं तुम्हारे इस ब्रेड को ले रहा हूँ, वो भी खाने के लिए। तभी ठीक है, जब तक ये सिचुएशन यहाँ पे खत्म नहीं हो जाता तब तक तुम अपने सारे ब्रेड को मेरे को दिया करोगे। और ये सब तो बस कुछ ही दिन चलने वाला है, और ऐसा भी नहीं है कि तुम बिना खाए यहाँ पे मारे जाओगे। है तुम ये सब अभी क्यों कर रहे हो? तुम्हें अभी सिचुएशन के बारे में पता है ना? अब वो सुन के लड़का बोल रहा होता, तुम तो अपने बारे में चिंता करो ओल्ड गीजर। अब वो सुन के सारा का फादर बोल रहा होता, जल्दी से उस बच्चे को उसका ब्रेड वापस कर दो। लेकिन वही सुन के जैसे वो लड़का वापस सौरा के फादर को मुक्का मारने जाता है, सौरा का फादर उसके मुंह पे बहुत ही तेज का लात मार देता है वहाँ पे, और फिर उसके बाद तुरंत उस ब्रेड को लेकर उस बच्चे को दे देता है वहाँ पे। लेकिन वही सब देख के वो जो लड़का होता है वहाँ पे सौरा के फादर को गाली देने लग जाता है। लेकिन वही देख के जैसे उसका फादर गुस्से की नजर से उसको देखता है, वो बंदा डर के मारे वहाँ से जाता हुआ बोल रहा होता है, मैं इस चीज को याद रखूंगा और तुमको इस चीज का कीमत चुकाना पड़ेगा बाद में। अब वो देख के सौरा भी परेशान हो रहा होता है, लेकिन उसका फादर बोलता है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो बेटे, मैं इस आदमी के ऊपर यहाँ पे नजर रखूंगा। और फिर उसी चीज को याद करके वो दुआ से बोल रहा होता है, मैं तो अपने मरने के टाइम भी उस आदमी को कभी भी नहीं भूलूंगा, एजी कागावा। वो तो एक ऐसा स्कम है जो कि बहुत ज्यादा मजे लेता है, वो भी मेरे को बुली करने के बाद। अब वो तुम देखते वहाँ पे एक आर्मी ऑफिसर आके चिल्लाता बोल रहा होता है, एक इमरजेंसी है, यहाँ पे जितने भी एजुकेशन सेंटर में लोग तुरंत यहाँ से पीछे वाले दरवाजे से निकल के ट्रक में बैठ जाओ। अब उसे उनके उनमें से बोल रहा होता है, क्यों अचानक से क्या हो गया? अब उसे उनके ऑफिसर बोलता है, ये सब बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, उस वजह से हम लोग तुमको ये सब नहीं बता सकते हैं अभी। लेकिन वही सुन के वो सूट वाला बंदा गुस्से में बोल रहा होता है, सबसे पहले अभी पूरे 2 दिन हो गए हम लोग अपने घर से दूर है, अब जबकि हम लोग इस शेल्टर में रह रहे थे, अब तुम हमको ये बोल रहे हो कि हम लोग इस जगह को भी छोड़ के यहाँ से चले जाए, और ऊपर से तुम हमें रीजन भी नहीं बता सकते हो, तो फिर हम लोग यहाँ पे किस बात के टैक्सेस को पे करे जा रहे हैं तुम लोगों को? हाँ, लेकिन न बोलते वो तो उन लोगों को अचानक से बिल्डिंग के बाहर से बहुत ही तेज का साउंड सुनाई देता है। अब वो साउंड सुन के वो आपसे बोल रहा होता, जल्दी करो, जल्दी भागो यहाँ से। अब वो सुन के सौरा तुरंत अपने मॉम एंड डैड को बोलता है, मॉम एंड डैड जल्दी चलो यहाँ से, जल्दी चलो। और यही बोल के वो सोच रहा होता है, मेरे को अभी बहुत ज्यादा खराब सा फीलिंग आ रहा है। और न बोलते तो हम देखते उस ऑफिसर को जो कि उस दरवाजे को धक्का मारता हुआ बोल रहा होता है, मैं उन लोगों को ज्यादा देर तक के लिए रोक नहीं पाऊंगा, जल्दी करो। लेकिन न बोलते हम देखते वहाँ पे मॉन्स्टर्स को जो कि उस दरवाजे को तोड़ के सीधा अंदर की तरफ आने लग जाते हैं। अब वो देख के सौरभ बोल रहा होता है, व्हाट द हेल, ये सब अभी क्या हो रहा है? लेकिन न बोलते वो जो मॉन्स्टर होता है वो तुरंत सभी सिविलियंस के ऊपर वहाँ पे हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। अब वो देख के जितने भी लोग होते हैं वो तुरंत जाके वहाँ पे ट्रक के ऊपर बैठ जाते हैं। लेकिन जो सौरभ होता है वही नीचे रह जाता है। वो बोल रहा होता है अपने मॉम एंड डैड से, आप लोग चले जाइए, ट्रक और लोगों को यहाँ पे नहीं लेके जा सकता है। मगर वो देख के उसका जो फादर होता है वहाँ पे परेशान होकर चिल्लाने लग जाता है, और फिर जिससे वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सौरभ के फादर को वहाँ पे धक्का मारने लग जाते हैं नीचे गिराने के लिए। और वो देख के जो सौरभ होता है वो तुरंत ही दूसरे ट्रक की तरफ दौड़ता हुआ जाके बोल रहा होता है, आप जाइए, मैं दूसरे ट्रक में चढ़ जाऊंगा। लेकिन न बोलते जैसे वो दूसरे ट्रक के पास जाता है वो देखता है वो ट्रक भी वहाँ पे फुल हो चुका होता है। लेकिन न बोलते उसका नजर जाता है वहाँ पे खाली पड़े हुए ट्रक के ऊपर। अब वो देख के जैसे वो उस ट्रक के ऊपर चढ़ने जाता है अचानक से कोई बंदा उसको हाथ दे के ऊपर उठा लेता है। वो देख के सौरभ बोल रहा होता, तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। लेकिन न बोलते हम देखते वहाँ पे एजी को जो कि खुश होकर उसको बोल रहा होता है, शुक्रिया शुक्रिया तो मेरे को तुमको बोलना चाहिए। और फिर उसी को देख के सौरभ सोच रहा होता है, सभी लोगों में से इसी को क्यों होना था, वो भी इस ट्रक के अंदर। और न बोलते एजी होता है वो तुरंत लात मार के सौरभ को बाहर गिराता हुआ बोल रहा होता है, क्यों ना तुम अपने डैड की जगह में यहाँ पे मारे जाओ, तुम पीस ऑफ ट्रैश। और फिर नीचे गिरता हुआ जो सौरभ होता है वो परेशान होकर सोच रहा होता है, अब सब खत्म हुआ, लेकिन मैं इस तरीके से यहाँ पे मरना नहीं चाहता हूँ, मदद करो प्लीज, कोई तो मेरी मदद करो। और ना बोलते बोलते अचानक से हम देखते उस भीड़ के अंदर उस मस्कुलर से बंदे के स्पिरिट को जो कि सौरभ को बोल रहा होता है, हे बच्चे। और फिर उसी को देख के सौरभ बोल रहा होता है, ये आदमी ये तो वही है जो कि मेरे सपने के अंदर आता है। और फिर वो बंदा दुआ से बोल रहा होता है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, वो भी एबेस के एकदम ही एज पे। और फिर वो ये आवाज सुन के बहुत हैरान होकर बोल रहा होता है, क्या मैंने अभी जो सब कुछ भी देखा वो कुछ सपना था क्या, और मैं भी कहाँ पे हूँ? और यही सब वो वहाँ पे सोच ही रहा होता है कि अचानक से गॉब्लिन आके तुरंत उसके ऊपर हमला कर देता है। और फिर उसी को देख के जो सो रहा होता है वो तुरंत डर के मारे वहाँ से भागता हुआ बोल रहा होता है, ये तो एक मॉन्स्टर है, और मॉम एंड डैड कहाँ पे, और क्या मैं इकलौता यहाँ पे बचा हुआ हूँ क्या, और ये जगह नर्क है क्या, और मैं मारा जा चुका हूँ क्या अभी? लेकिन न बोलते वो जो गॉब्लिन था वो तुरंत ही अपने कुल्हाड़े को सीधा उसकी तरफ फेंक कर मारता है, लेकिन उसका हमला वहाँ पे मिस होकर उसके सामने आके गिर जाता है। वही देख के सौरभ का पूरा हालत खराब हो जाता है। और फिर उसको देख के सौरभ बोल रहा था, तुम डैम मॉन्स्टर, तुम मेरे पीछे आना बंद क्यों नहीं करते हो? डैम इट, यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है अभी? और ये जो बड़ा सा टावर ये तो अचानक से कहीं से यहाँ पे अपेयर हो गया है।
और ऊपर से वो उसका उसने तो मेरे को लात मार के ट्रक से बाहर निकाल दिया। और ऊपर से वो जो मिस्टीरियस सा बुढ़ा आदमी था और अभी मेरे सामने ये मॉन्स्टर। और यही बोल के जैसे वो गॉब्लिन्स के ऊपर हमला करता है, जो सो रहा होता है वो 20 नीचे से एक पत्थर को उठा के सीधा उस गॉब्लिन के छाती में घुसा के उसको वहाँ पे खत्म कर देता है। और फिर वही देख के वो बोल रहा होता है क्या मैं सरवाइव कर गया। और इन सब चीजों को नजदीक से देख के तो ऐसा लग रहा है मानो ये सब किसी गेम से बाहर निकल के आ गए हैं। और ये काले अक्षरों में इसके चेस्ट में क्या लिखा हुआ है, क्या ये रैंक है क्या। लेकिन ना बोलते दुआ से वहाँ पे अचानक से भूकंप आ जाता है। अब वो देख के सारा हैरान हो ही रहा होता है कि अचानक से वो जो गॉब्लिन होता है उसके छाती के अंदर से एक क्रिस्टल जैसा दिखने वाला चीज बाहर निकल के आता है। अब वो देख के सौरभ बोल रहा होता है ये चीज ये क्या है। लेकिन ना बोलते ही वो जो क्रिस्टल होता है सीधा उसके बॉडी के अंदर घुस जाता है। अब जिससे सौरभ के बॉडी के ऊपर जितने भी घाव लगे होते हैं वो सभी के सभी वहाँ पे हील हो जाते हैं। और फिर उसके बाद सौरभ भी बोल रहा होता है बस इतना ही नहीं, मैं तो अचानक से बहुत ही ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्गर महसूस कर रहा हूँ। तो फिर क्या मेरा लेवल यहाँ पे अप हो जाएगा कि जैसे जैसे मैं यहाँ पे एनिमीज को डिफीट करूंगा, बिल्कुल ही जैसे किसी गेम के अंदर होता है। तो फिर जैसे जो चीज है वो तो और भी ज्यादा होंगे वो भी इस आइलैंड के अंदर। तो फिर ज्यादा अच्छा यही रहेगा कि मैं जाके सीधा इस जगह को स्काउट कर लूँ, उसमें सीधा कूदने से पहले। बात ना बोलने के साथ ही जो उस पूरी जगह को चेक कर लेता है। फिर वहाँ पे खड़े होकर बोल रहा होता है मैंने यहाँ पे एक पूरा लैप ले लिया है, लेकिन यहाँ पे मेरे को कोई भी दूसरा मॉन्स्टर नजर नहीं आ रहा है और ना ही कोई दूसरा रास्ता जिसको कि मैं ले सकता हूँ। और अगर मैं इस जगह से बाहर जाना चाहता तो फिर बस मेरे पास एक ही रास्ता है अभी। और ना बोलते ही जो सो रहा होता है वो एक चट्टान के साइड में आ जाता है। वहाँ पे वो देखता है वहाँ पे नीचे सीढ़ियों को जो कि नीचे की तरफ जा रहा होता है। अब उसको देख के बोल रहा होता है ये कैसी सीढ़ी हवा में उड़ रहे हैं और ये तो सीधा ही उस स्मोकी आइलैंड की तरफ जा रहे हैं। और चीज तो बहुत ज्यादा खराब है क्योंकि गेम के अंदर ऐसी जगह होती है वहाँ पे बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर रहते हैं और उन्हीं मॉन्स्टर का टेरिटरी भी होता है। और अगर गेम के अंदर मैं एक बार नीचे गिर जाता हूँ तो फिर मैं दोबारा से रिस्पॉन हो जाता हूँ। लेकिन मैं भी इस चीज को चेक नहीं करने वाला हूँ कि ये सब कोई गेम है या फिर रियल दुनिया है। और ना बोलते बोलते जो सो रहा होता है वो एक दरवाजे के वहाँ पे पहुंच जाता है। अब वहीं पे आके जैसे वो उस गॉब्लिन के वेपन को लेके अंदर के साइड में घुसता है वो देखता है वहाँ पे एक टॉम को जिसके ऊपर मशाल जल रहा होता है। और फिर उसी को देखने के साथ ही जो सोमर होता है वो बोल रहा होता है मैं तो आज से पहले इस कैरेक्टर को कभी भी नहीं देखा है, लेकिन उसके बावजूद भी इन सबका जो मतलब है वो तो मेरे पूरे दिमाग में अभी तैरे जा रहा है। और उसमें लिखा हुआ जितने भी फ्रेगमेंट वो बैरियर्स को बिलोंग करते हैं और एक बार अगर तुम उन सभी फ्रेगमेंट्स को हासिल कर लोगे तो फिर उसको हक मिल जाएगा वो भी इस एबेस को छोड़ के जाने का। और फिर उसको देख के सोमर खुश होकर बोल रहा था अच्छा तो फिर ये एबेस है और अगर मैं सारे फ्रेगमेंट को यहाँ पे इकट्ठा कर लेता हूँ तो फिर मैं इस जगह से बाहर निकल सकता हूँ। तो फिर ठीक है अब तो मैं पूरी तरीके से मोटिवेटेड हो गया हूँ यहाँ पे। और अगर मैं शांत तरीके से सोच के देखूँ तो फिर वो जो मॉन्स्टर था वो तो उतना भी ज्यादा ताकतवर नहीं था और मैं तो पक्का इसी जगह को सरवाइव करके बाहर निकल के ही रहूंगा। और ना बोलते सोमा होता वो तुरंत एक बड़े से दरवाजे को खोलता हुआ बोल रहा होता है जो पहला लेयर था वो भी इस एबेस का वो तो 900 मीटर चौड़ा था और जो नंबर उस मॉन्स्टर के बॉडी में लिखा हुआ था वो तो 1 था। तो फिर जो सेकंड लेयर है वो तो पूरे 1800 मीटर्स का है और वो जो मॉन्स्टर था उसके बॉडी में तो 2 नंबर लिखा हुआ था। और तीसरा जो लेयर था वो तो 3600 मीटर्स का था और जो तीसरे मॉन्स्टर थे उनके बॉडी में नंबर 3 लिखा हुआ था। और जो फ्रैगमेंट होते हैं वो तो उन्हीं मॉन्स्टर के बॉडी के अंदर होते हैं जिनके ऊपर कोई नंबर लिखा हुआ होता है। और वो जो फ्रैगमेंट होते हैं वही चाबी होते हैं वो भी दूसरे लेयर के अंदर जाने के लिए। और जितना ज्यादा हायर नंबर होता है उतना ही ज्यादा ये जो मॉन्स्टर होते हैं वो ताकतवर होते जाते हैं। लेकिन जो असली दिक्कत की बात है मेरे लिए वो ये है कि मेरे लिए धीरे धीरे और भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है वो भी इन फ्रैगमेंट्स को हासिल करने के लिए। और जो एरिया का साइज होता है वो तो एकदम ही डबल हो जाता है जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। और फिर उसी तरीके से जो मॉन्स्टर का नंबर होता है वो भी एकदम ही डबल हो जाता है। लेकिन उसके साथ में मैं भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाता हूँ पहले से। और जैसा कि मैं लेयर्स की तरफ आगे बढ़ता जाता हूँ वैसे वैसे जो वैरायटीज होते हैं मॉन्स्टर के वो भी इंक्रीज होते रहते हैं। और 12वें फ्लोर में जब मैं पहुंचा तब मेरा सामना उस मॉन्स्टर के साथ हुआ जिसने कि उस दिन उस शेल्टर में हमला करा था। लेकिन अब ये जो मॉन्स्टर है बिल्कुल भी कोई मैच नहीं है वो भी मेरे लिए। और अब तो यहाँ पे इतने सारे मॉन्स्टर जिस वजह से मेरे जो सेंसेस है वो तो नम हुए जा रहे हैं। और फिर ऐसा बोलने के साथ हम देखते हैं जो सोमर होता है वो एक एक करके सारे लेवल्स को वहाँ पे पार करता जाता है। और फिर उसके बाद जैसे सोमर 13 फ्लोर में पहुंचता है जो मॉन्स्टर्स का नंबर होता है वो तो मिलियन के पार चले जाता है। और उस दौरान अगले लेयर के चाबी को ढूंढना बिल्कुल ही किसी छोटे सुई को भूसे के ढेर में ढूंढने जैसा हो गया था मेरे लिए। और जिन भी मॉन्स्टर के पास की थे उन लोगों को जो दूसरे मॉन्स्टर थे वो प्रोटेक्ट करे जा रहे थे। अभी बहुत सारे ऐसे मॉन्स्टर तो केव के अंदर छुप रहे थे और ये चीज तो सही में बहुत ज्यादा अनोइंग था मेरे लिए। और मेरे को तो बहुत ही ज्यादा टाइम लग जा रहा था वो भी उन मॉन्स्टर को वहाँ पे खत्म करने के लिए। लेकिन उन सबके बावजूद भी भले ही कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं आगे की तरफ बढ़ता रहा।
और फिर ऐसा करते ही जो समर होता है वो एबेस के 42nd फ्लोर में पहुंच जाता है। अब वहां आने के साथ ही जो मॉन्स्टर का नंबर होता है वो तो 21 अरब से भी ज्यादा हो जाता है। और फिर उन्हीं सभी मॉन्स्टर को देख के जो समर होता है वो बोल रहा होता है ये सब तो शिट है, और अभी कौन सा साल चल रहा है यहाँ पे, नहीं अभी जो टाइम का कॉन्सेप्ट है वो तो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता अभी मेरे लिए, और यहाँ वो बस डेथ और मैसेकरी है, और जितने भी डेथ होता है मॉन्स्टर का और जो मेरा मैसेकरिंग होता है। और ना बोलते हम देखते उसके पीछे से एक बहुत ही बड़ा सा ताकतवर सा मॉन्स्टर आ जाता है। लेकिन जैसे वो मॉन्स्टर आके सोमर के ऊपर हमला करता है, सोमर बड़ी आसानी के साथ उस मॉन्स्टर को वहाँ पे खत्म कर देता है। फिर उसके बाद वो बोला होता है तो फिर ये किस नंबर का मॉन्स्टर था और अभी वो चाबी मेरे को कहाँ पे मिलेगा। और ना बोलते जैसे वो दीवार पे नंबर लिखने के लिए जाता होते में ही एक दूसरा मॉन्स्टर आके दीवार को तोड़ के सीधा उसके सामने आ जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन उसी को देखने के बाद समर बोल रहा होता है क्या तुम चाबी हो क्या, लेकिन इतना बोलते बोलते वो जो मॉन्स्टर होता है तुरंत ही समर के ऊपर हमला कर देते, लेकिन समर भी उसके हमले को डॉच करता और बोल रहा होता है भले तुम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, तुम सारे के सारे बिल्कुल ही सेम हो। इतना बोलते जो समर होता है वो एक ही जाइट के उस मॉन्स्टर को बीच से काट के खत्म कर देता है। और फिर उसके बाद वो दोबारा से बोल रहा होता है भले वो मॉन्स्टर जो कि सोचते वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है वो भी एक हिट में मारा जाता है, लेकिन मेरे लिए जो पावर है उसने अपने मतलब को खो दिया है। तो फिर कहाँ है 42nd लेयर का चाबी कहाँ है, तो फिर जल्दी से बाहर आ जाओ तुम, और बहुत हो गया इतना मेरे लिए। और फिर उसके बाद हम बताया जाता है जिस दिन ये सारे गेट बाहर निकल के आते हैं दुनिया के अंदर उस दिन को जजमेंट डे बोला जाता है। और फिर उन्हें टावर की वजह से अनगिनत लोग मारे गए थे उस दिन, लेकिन जो चुनिंदा लोग जजमेंट डे को सरवाइव कर गए थे उन लोगों के हाथ में एक मिस्टीरियस सिस्टम एक्सेस हो गया। और फिर उसके बाद जो भी लोग अवेकंड हुए उन सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा ओवरवेलमिंग पावर मिल गया। और फिर उसके बाद ह्यूमन सोसाइटी दोबारा से रिबिल्ड हो गया और सारी ह्यूमन ने मिलकर अपने लिए हंटर गिल्ड्स बनाया। और फिर उसके बाद हम लोगों को दोबारा से वापस सोमर को दिखाया जाता है जो कि एक मॉन्स्टर का पीछा कर रहा होता है। और फिर उसको बोल रहा होता है 1 मिनट रुक जाओ मेरे को अपने स्टैट्स दिखाओ, लेकिन उसके बाद वो जो मॉन्स्टर होता है तुरंत ही एक अपने स्किल का इस्तेमाल करने लग जाता है। और वही देख के समर भी बोल रहा होता है व्हाट द हैक, ये तो यहाँ पे एक एडवांस ट्रांसफर स्क्रोल का इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर मेरे को किसी भी हालत में इसको रोकना होगा इससे पहले कि ये यहाँ से गायब हो जाए। लेकिन ना बोलते बोलते वो जो मॉन्स्टर होता है अचानक से ही वहाँ पे समर को कुछ बोलता है और वही सुन के समर भी हैरान होकर बोल रहा होता है मेरे को ये मत बोलना ये तो हमारा लैंग्वेज है, और कि ऐसा तो नहीं कि यही एग्जिट है वो भी दूसरा एफबेस के लिए। और ना बोलते हम देखते वो जो मॉन्स्टर होता है वो तुरंत ही अपने पावर का इस्तेमाल करके वहाँ से जैसे गायब होने वाला होता है समर भी वहाँ से छलांग मारता हुआ बोल रहा होता है यहाँ पे असल में एक एग्जिट है। और ना बोलते जैसे वो उस घेरे के अंदर पहुंचता है उसका सिस्टम होता है अचानक से उसको वार्निंग दे रहा होता है कि 2 लिविंग बीइंग एक साथ नहीं जा सकते हैं इसके अंदर। लेकिन वही देख के समर भी गुस्से के मारे बोल रहा होता है मैं किसी को भी इस तरीके से यहाँ से जाने नहीं दूंगा। और उस सेम टाइम में हमें अर्थ को दिखाया जाता है और जहाँ पे हम देखते लड़की को जिसका नाम होता है यून सोनाजाकी और ये लेवल 19 की होती है। फिर वो वहाँ पे किसी से डर के मारे भाग रही होती है और वो भागते हुए बोल रही होती है मेरे को किसी भी हालत में लोगों से अपना पीछे छुड़वाना होगा। लेकिन ना बोलते उसका बाव वहाँ पे एक पेड़ में फंस जाता है जिससे वो सीधा नीचे जमीन में गिर जाते हैं। और फिर उसके बाद वो परेशान होकर बोल रही होती है जी यार ये चीज तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खराब है। लेकिन ना बोलते बोलते वहाँ पे वो दूसरे हंटर्स आ जाते हैं और फिर उसको बोल रहे होते हैं जल्दी से हम लोग के हवाले वो एडवांस ट्रांसफर स्क्रोल कर दो। और फिर तुम्हें साइड और बोल रहा होता है एक लेवल 60 का स्क्रोल है कुछ ऐसा नहीं है जो कि तुम जैसी लेवल 19 की रूह की हैंडल कर सकोगी, तो फिर जल्दी से उस चीज को हमारे हवाले कर दो नहीं तो मैं बिल्कुल भी मर्सी तुम्हें नहीं दिखाऊंगा अभी। लेकिन वैसे उनके साइड से और एक बोल रही होती है नहीं उसको जान से खत्म मत करना, और जो हंटर का एक दूसरे हंटर के साथ फाइट करना वो तो यहाँ पे फॉरबिडन है और फिर ऐसा करने से तुम तो यहाँ पे रूल्स को तोड़ दोगे। लेकिन वही सुन के लेवल 38 का बारबेरियन टोसिडा उसको बोल रहा होता है रूल्स उसको किसकी परवाह है और मैं हूँ जो कि यहाँ पे रूल्स बनाता है, तो फिर जल्दी से उस स्क्रोल को मेरे हवाले कर दो उसके बाद जाके मैं शायद तुम्हारे सारे लिम्स को यहाँ पे सही सलामत छोड़ दूंगा। लेकिन वही सुन के जो यून होते वो बोल रही होती है अगर मैं तुम्हारी जगह पे होती तो फिर मैं इतना ज्यादा कॉर्नर नहीं करती मेरे को। लेकिन वही देख के आई को बोल रही होती है तो बहुत ज्यादा खराब है ये यहाँ पे तो फोर्स्ड सामान का इस्तेमाल करने वाले, तो फिर जल्दी से उसको रोको कोई। अब उसके टोशिडा भी गुस्से में बोल रहा होता है तुम बेंच जल्दी से उस स्क्रोल को हमारे हवाले कर दो। और ये बोल के जैसे टोशिडा अपने वेपन से उसके ऊपर हमला करता है जो यून होते वो तुरंत ही अपने पावर का इस्तेमाल करके उसके हमले को वहाँ पे ब्लॉक कर लेती है। और वही देख के टोशिडा भी हैरान होकर बोल रहा होता है ये क्या, ये तो टेलीपोर्टेशन सर्कल है। और फिर उसके बाद यून भी बोल रही होती है मैं तो यहाँ पे मरने ही वाली हूँ तो फिर मैं अपने साथ तुम सभी को लेके ही मरूंगी यहाँ पे। अब वो देख के टोशिडा भी परेशान होकर बोल रहा होता है ये तो एक फोर्स्ड सामान है। और फिर पीछे से आइका भी बोल रही होती है कोई भी यहाँ पे एक एडवांस मॉन्स्टर को रोक नहीं सकता है और ये तो इस चीज में हम लोग को भी खींचने वाले हैं तो फिर अब तो हमारा भी खात्मा होके रहेगा।
तो फिर जल्दी से उसको रोको। और वही सुन के जैसे वो सारे के सारे लोग एक साथ बढ़ने लग जाते हैं वहाँ पे यून को रोकने के लिए। उतने में जो यून होते हुए तो उस स्क्रोल के पावर को इस्तेमाल कर लेते हैं वहाँ पे, जिससे हम देखते हैं आसमान में बहुत तेज का बिजली सीधा उस स्क्रोल में आके हिट करता है। वही सब देखने के बाद टोशिडा भी परेशान होकर बोल रहा होता है कितना ज्यादा ही ओवरवेलमिंग एनर्जी है, लेकिन ये सब तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा अभी मेरे को। इतना बोलते हम देखते हैं आसमान से बहुत ही तेज का पावर सीधा नीचे जमीन में आके हिट करता है और फिर उसी के अंदर से कोई बाहर आने लगता है। वही देखते वो लोग भी बोल रहे होते हैं फाइनली वो यहाँ पे अपेयर हो रहा है। लेकिन ना बोलते हम देखते हैं सभी लोगों के सामने एक लेवल 3 का कैब्रस आ जाता है और फिर उसी कैब्रस को देखने के बाद वो सारे के सारे हंसते हुए बोल रहे होते हैं हाँ ये क्या है, ये तो एक लेवल 3 का कैब्रस है, कितना ही ज्यादा क्यूट है ये तो, ये लो तुम हड्डी खाओ वहाँ पे। और ये देखो हम लोग तो इतना डर रहे थे, हम लोग को ये लग रहा था कि इसके अंदर से कोई दूसरा खतरनाक सा मॉन्स्टर बाहर निकल के आएगा। और ये जो स्क्रोल है जिसके लिए तुमने अपने पूरे लाइफ को दाव में लगा दिया था प्रोटेक्ट करने के लिए, ये क्या ही मजाक की बात है ये तो। अब वो देख के यून भी परेशान होकर बोल रही होते हैं क्यों ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। और उसके इतना बोलते ही उस बुल्फ के पीछे से अचानक एक हाथ निकल के आता है जो कि एक ही झटके में उसको खत्म भी कर देता है वहाँ पे। और फिर वही देखने के बाद उन सबका भी पूरा हालत खराब हो जाता है। और फिर वो लोग बोल रहे होते हैं ये क्या हो रहा है, और ये तो ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर है। और इस साइड से यून भी हैरान होकर बोल रही होती है तुम कौन। लेकिन जो सोरा तो बोल रहा था फाइनली मैं बाहर आ गया हूँ और फाइनली मुझ जगह से बाहर आ गया। और इतना बोलते वो वहाँ पे बहुत ही तेज का हंसने लग जाता है। और फिर जिससे हम देखते हैं उसके हंसने के साथ ही उसके बॉडी के अंदर से बहुत ही तेज का ऑरा बाहर निकल के आने लगता है। और फिर वही सब देख के टोशिडा भी बोल रहा होता है बस इसकी हंसी की आवाज सुन के ही मेरा पूरा बॉडी चिल के हमारे यहाँ पे फ्रीज हो गया है। और फिर साइड से आयका भी हैरान के बोल रही होती है ये बंदा कौन और उसके अंदर से इतना ज्यादा प्रेशर कैसे बाहर आ रहा है। लेकिन इसके इतना बोलते ही जो सो रहा होता है वो तो उसके पास जाके उसको पकड़ के बोल रहा होता है ये जगह अर्थ है क्या। अब वो सुनकर आयका बोलती है ऑफ कोर्स ये अर्थ ही है। अब वो सुन के सौरा भी खुश होकर बोल रहा होता है फाइनली मैं जगह में वापस आ गया हूँ। और ये क्या तुम लोग यहाँ पे किसी तरीके का कॉस्प्ले कर रहे हो क्या। लेकिन इतना सुनते ही जो टोशिडा होता है वो गुस्से के मारे अपने वेपन को बाहर निकालता हुआ बोल रहा होता है तुम बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करो, वो भी हमारे टाइगर रोड गिल्ड को। और इतना बोलते वो दोनों जने एक ही साथ जाके वहाँ पे सौरा के ऊपर अपने वेपन से हमला कर देते। लेकिन हम देखते उन दोनों के वेपन से सौरा को जरा सा भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो देख के टोशिडा का पूरा हालत खराब हो जाता है। वो लोग बोल रहे होते तुम तो एक मॉन्स्टर हो। लेकिन वही सुन के सौरा बोल रहा होता है मॉन्स्टर क्या। और ना बोलते हुए तुरंत ही टोशिडा के गले को पकड़ लेता है और फिर तुरंत ही उसको हवा में उठाता हुआ बोल रहा होता है तुम जल्दी से अपने नंबर को शो करो। अब उसने के टोशिडा भी हैरान होकर बोल रहा होता है नंबर, तुम किस नंबर के बारे में बात कर रहे हो अभी। और ना सुनते सौरा भी हैरान होकर तुरंत ही वहाँ पर टोशिडा को नीचे जमीन में गिरा देता है। और फिर उसके बाद उन लोग को बोलता है तुम सभी जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। अब वो सुनकर वो सारे के सारे वहां से डर के हमारे भागते हुए बोल रहे होते मैं इन सब चीजों को याद रखूंगा। लेकिन हम देखते यून होते वहीं पे खड़ी होती है और फिर उसी को देखते हुए बोल रही होती है इतना ज्यादा पावर और इसके बॉडी में इतने सारे निशान, तो फिर ये बंदा कौन है असल में। और ये किसी तरीके का मॉन्स्टर तो नहीं है जिसको कि एबेस के अंदर से मैंने यहाँ पे समन करा है, वो भी उस स्क्रोल का इस्तेमाल करके। अब वो यहाँ पे वो सब सोच रही होती है। उतने में जो समन होता है उससे पूछता है कितने साल हो गए यहाँ पे जब से वो टावर यहाँ पे अपेयर हुए हैं। अब वही सुन के जो यून होते वो हैरान होकर जवाब देती है 5 साल हो गए हैं पूरे जब से वो टावर यहाँ पे अपेयर हुआ है अर्थ में। लेकिन वही सुन के जो समर होता है वो बोल रहा होता है क्या ये जगह असल में अर्थ है क्या, और वो जो स्क्रोल है वो क्या है, और एक किस तरीके की ड्रेस को तुमने अभी पहन के रखा है। अब वो सुन के यून बोल रही होती है जब से वो टावर यहाँ पे अपेयर हुआ है तब से ही अचानक से सिस्टम अपेयर हो गया, वो भी सारे ह्यूमंस के सामने। और फिर उस टावर के अपेयरेंस के साथ 3 गुना तक सिटी यहाँ पे फॉलन हो गया है। अब वो सुन के समर बोल रहा होता है अच्छा उसके बाद क्या सही में अर्थ इतना ज्यादा चेंज हो गया है क्या, वो भी उस 5 साल के अंदर जब मैं उस एबेस के अंदर था। अब वो सुन के यून बोल रही होती है जो एस सिटी है वहाँ पे जो 7 सबसे बड़ा इन्वेजन था उसने हिट करा और उसी वजह से मैं उस जगह से भाग के निकल आई। अब वो सुन के समर भी बहुत ही हैरान होकर बोल रहा होता है क्या एस सिटी ये तो वही जगह है जहाँ पे मैंने जन्म लिया था, तो फिर मेरे को ये बताओ अभी एस सिटी का हालत क्या है। अब वो सुन के उन बोल रही होती है जो एस सिटी है वो तो अभी तक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है, लेकिन जितने भी ताकतवर लोग हैं उन लोगों को वहाँ पे भेजा गया है और शायद वो सभी मिलके उन मॉन्स्टर को वहाँ पे खत्म कर देंगे। लेकिन वही सुन के जो समर होता है उससे बोल रहा होता है मैं इस जगह से एस सिटी में कैसे जा सकता हूँ। अब वो सुन के उन बोल रहे होते तुम उस रास्ते को फॉलो करके वहाँ पे जा सकते हो। और इतना सुनते जो समर होता है वो तुरंत ही अकेले उस रास्ते में जाने लगता है। अब वो देखिए उन भी सोच रही होती है ये क्या, ये तो अकेले ही जा रहा है। और सही में एक तो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस आदमी मेरे सामने यहाँ पे अपेयर हो गया है, तो फिर इस चीज के बारे में मेरे को जल्दी से जाके अपने सिस्टर को बताना होगा। और ना बोलते दोबारा से सीन चेंज होता है
और हम लोग को टोशिडा के ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे जाते हुए बोल रहे होते हैं वो ब्लास्टर्ड उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन ना बोलते बोलते उन लोगों के सामने एक दूसरा बंदा अचानक से आ जाता है और वो जो बंदा होता है उसने अपने पूरे बॉडी को कवर करके रखा होता है और फिर उसको देखने के बाद टोशिडा बोल रहे होते हैं तुम कौन हो अब। और वही सुन के वो जो बंदा होता है वो बोल रहा होता है मैं तुम लोग के अंदर से उसके प्रेजेंस को यहाँ पे महसूस कर पा रहा हूँ, तो फिर मैं तुम लोग को 3 सेकंड दूंगा, यहाँ पे जल्दी से मेरे को बताओ वो कहाँ पे है। और ना बोलते अपने बॉडी के अंदर से बहुत ज्यादा डार्क एनर्जी को बाहर निकालने लग जाता है। अब वो देख के टोशिडा भी हैरान होकर बोल रहा होता है तुम मेरे से मजाक कर रहे हो है ना, तो फिर अब क्या। लेकिन ना बोलते ही वो जो बंदा होता है वो एक ही झटके में उन सभी को वहाँ पे खत्म कर देता है। अब उसको सीन तो हमको टाइगर और गिल्ड के हेडक्वार्टर्स को दिखाया जाता है। वहाँ पे हम देखते एक लड़की को जो कि बोल रही होती है अपने मास्टर से मास्टर हम लोगों को लाइफ के कोई भी साइन नहीं मिल रहे हैं, वो भी टोशिडा के पार्टी का और नेम जो शिनोज़ाकी है और साथ में उसके जो स्क्रोल है उसके बारे में हम लोग पता नहीं लगा पा रहे हैं। अब उसे उनका उसका मास्टर गुस्से में बोल रहा होता है क्या ही ट्रैश हो तुम लोग, जिन लोगों को तुम रिकमेंड करा था वो लोग एक लेवल 19 के समनर को भी डिफीट नहीं कर सके। अब उसे उनको लड़की बोल रही होती है उन लोगों का सिग्नल एक ही साथ में गायब हो गया। अब उसे उनके वो मास्टर भी हैरान होकर बोल रहा होता है क्या वो सारे के सारे एक ही हिट में मारे गए हैं क्या। अब वो तब बताया जाता है ये जो बंदा होता है ये ब्लू टाइगर और गिल्ड का लीडर होता है, इसका नाम रिचिट मोकाई है और ये लेवल 118 का है। और फिर रिचिट दोबारा से बोल रहा होता है जल्दी से ये पता करो किसने उन लोगों के साथ वैसा करा और फिर उसका 20 शिनोज़ाकी को कैप्चर करो और मैं खुद ही उसे सभी चीजों को एक्सप्लेन करवा के रहूंगा। और इतना सुनते हुए लड़की वहां से चली जाती है और फिर उसके बाद जो रिचिट होता है वो बोल रहा होता है मैं उन सभी लोगों को खत्म करके रख दूंगा जिन लोगों ने मेरे आदमी के ऊपर हाथ डाला है। लेकिन उसके इतना बोलते बोलते हम देखते हैं वहाँ पे सौरा को जो कि उसके बिल्डिंग के बाहर से छलांग मारता है उसके सामने से जा रहा होता है और फिर उसी को देख के रिचिट भी हैरान होकर बोल रहा होता है ये जो इनक्रेडिबल स्मेल है ब्लड का ये बंदा कौन है और क्या उस साइड में वो जो फॉलन जोन नहीं है और वहाँ का जो इन्वेजन है वो तो बिल्कुल किसी अलग लेवल पे है और ये तो कोई डाउट की बात नहीं। वहाँ पे जितने बड़े बड़े फोर्सेस हैं वो सभी अपना काम कर रहे हैं और वो जो टावर जो कि पिछले 5 साल से सोया हुआ था वो तो फाइनली यहाँ पे अपने मूव कर रहा है। तो फिर ठीक है जितने भी सर्च पार्टी है सारे के सारे फॉल बैक करो और एक इमरजेंसी है। और ना बोलते जो सौरा होता है वो तुरंत एस सिटी के फॉलन जोन में पहुंच जाता है। अभी वहाँ पे पहुंच के बोल रहा होता है 5 सालों में मैं तो उस एबेस के अंदर फंसा हुआ था और फिर उसी दौरान ये जो जगह ये तो बिल्कुल किसी नर्क में बदल गया है। लेकिन एबेस के अंदर मैं तो बहुत ज्यादा कमजोर हुआ करता था लेकिन धीरे धीरे मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन गया, जैसे ऐसे मैं फाइट करता गया और फिर मेरे सेंसेस भी नम होते गए और फिर जिससे मैं भी किसी तरीके का बीस्ट बन गया। लेकिन हमेशा ऐसे ही मेरे फैमिली के बारे में सोच सोच के मैं आगे बढ़ता रहा और फिर एक टाइम में जिन मॉन्स्टर को देख के मैं बहुत ज्यादा डरा करता था वो सभी के सभी मेरे सामने बिल्कुल ही किसी छोटे मोटे कीड़ों के समान है। तो फिर डैड मॉम ब्रदर प्लीज तुम सभी सेफ रहना। और जो सिटी है ये तो पूरी तरह से लाइफ से भरा हुआ करता था लेकिन अब देखो ये तो किसी बेकार जमीन में बदल गया है अभी और यहाँ पे जितने भी बिल्डिंग्स है सभी सभी शटर्ड हो गए हैं। मानो ये कोई आफ्टर मैच है वो बहुत ही बड़े से अर्थक्वेक आने के बाद का, लेकिन सबके बावजूद भी यहाँ पे मेरे को कोई भी निशानी नहीं दिखाई दे रहा है मॉन्स्टर का दूसरे लोगों को मारते हुए। और जब से यहाँ से वो सारे लोग एविकेट हुए थे तब से यहाँ पे कोई भी नहीं रहता है। और ना बोलते ही जो सौरा होता है वो अपने पुराने घर में पहुंच जाता है और फिर उसके बाद वो अंदर आके बोल रहा होता है मेरे को पहले से पता था ये जगह खाली होगा लेकिन उसके बावजूद भी मैं यहाँ पे आया क्योंकि ये जो जगह है ये तो मेरे बचपन के सारे मेमोरीज से भरा हुआ है। और ना बोलते सौरा का नजर जाता है वहाँ पे टेबल के ऊपर रखे हुए इस लेटर के ऊपर और फिर सौरा तुरंत ही जाके उस लेटर को पढ़ने लग जाता है जिसमें लिखा हुआ होता है डियर सौरा सभी लोग ये बोल रहे हैं कि तुम मारे गए हो लेकिन तुम्हारी माँ ये सब मानने से बिल्कुल ही रिफ्यूज करती है और हम लोगों ने तुम्हारे सामान को ले लिया है और उन सबको लॉक करके रख दिया बिल्कुल तुम्हारे पुराने रूम की तरह। और हम लोग पूरी तरह से श्योर है कि तुम पक्का से वापस आओगे। और वही पढ़ के सौरा तुरंत ही वहाँ पे रोता हुआ बोल रहा होता है उन लोगों ने अपने लाइफ को रिस्क में डाला वो भी मेरे लिए। और इतना बोलते ही सौरा देखता है उसके जितने भी पुराने सामान होते हैं सारे के सारे वैसे ही रखे होते हैं वहाँ पे और फिर उस एक लेटर में लिखा हुआ होता है हम लोग तुम्हारा हमेशा इंतजार करेंगे प्यारे बेटे और तुम्हारे मॉम एंड डैड तुमको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अब वो सुन के सौरा तुरंत ही अपने कपड़ों को पहन के एक चाकू को अपने हाथ में लेके बोल रहा होता है तो फिर मैं अभी कितना ज्यादा स्ट्रांग बन गया हूँ और अगर मैं सही में इतना टफ बन गया हूँ वो भी एपोक्लिप्स को यहाँ पे खत्म करने के लिए तो फिर शायद मैं उन दोनों को वापस लेके आ पाऊंगा जिनको कि मैंने खोया है। और ना बोलते सौरा तुरंत अपने लंबे लंबे बालों को काट के छोटा कर लेता है और फिर उसके बाद वो बोल रहा होता है शेल्टर 6 मैं तुरंत ही यहाँ से ईस्ट की तरफ जाऊंगा जैसे कि ये मैप शो करता है सीधा जाऊंगा मैं शेल्टर 6 की तरफ।
लेकिन ये देखो आज का रोड तो सही में बहुत ज़्यादा खराब है, तो फिर यहाँ पे खुद का ही रास्ता बनाना वही सबसे फास्टेस्ट तरीका रहेगा मेरे लिए। इतना बोलते ही जो सौरा होता है जैसे आगे की तरफ बढ़ने लग जाता है उसके ऊपर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है, लेकिन सौरा भी उन सभी मॉन्स्टर को खत्म करता हुआ बिल्डिंग्स के ऊपर छलांग मारता हुआ सीधा सेल्टर 6 की तरफ जाने लगता है। आप उतने में दूसरे हम देखते दूसरे लोगों को जो कि वही सब देख के बोल रहे होते हैं व्हाट द हेक, तुम्हें क्या लगता है वो जो लाउड साउंड है वो किस चीज का हो सकता है। और वो सुनकर उसका साथी बोल रहा होता है तुम पक्का से यहाँ पे ड्रंक हो गए, उसी वजह से तुम्हें आवाज सुनाई दे रहा होगा, और ऊपर से जो गार्ड ड्यूटी है तो सही में बहुत ज्यादा बोरिंग है। लेकिन ना बोलते बोलते उनके सामने से सौरभ बहुत ही तेजी का निकल जाता है, और वो देख के वो भी हैरान होकर बोल रहे होते हैं व्हाट द हेक, वो सब क्या था, मैं तो उसको देख भी नहीं पाया, इतने स्पीड से गुजरा वो। इतना बोलते वहाँ पे और एक आदमी बोल रहा होता है क्या तुम लोगों ने उस चीज को देखा, मैंने तो उस चीज को अपने कैमरे के अंदर कैप्चर कर लिया, और वो क्यों इंसान था क्या अभी। इतना बोलते हम देखते वहाँ पे दूसरी साइड एक लड़की को जो कि डरते बोल रही होती है मेरे नजदीक मत आना तुम, प्लीज मेरे को माफ कर दो, मैं तो बस यहाँ पर खाना देखने के लिए आई थी। इतना बोलते हम देखते एक लड़की को जो कि उसकी तरफ बढ़ता हुआ बोल रहा होता है वेल तुम्हारी तरफ तो देखो, तुम तो एक सर्वाइवर हो वो भी इस बेकार से लैंड के अंदर, और तुम्हारा फिगर तो सही में बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और ऊपर से तो बहुत ही लंबा टाइम हो गया जब हमने किसी औरत को देखा हो यहाँ पे। अब उनको उनके लीडर बोला होता है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम लोग बहुत ही अच्छे लोग हैं। और ना बोलते हम देखते ये जो बंदा होता है ये और कोई नहीं, ये तो एजी होता है जिसने की सौरा को ट्रक से धक्का मार के बाहर फेंका था। अब उसको हम देखते ये एजी होता है तो उस लड़की को पढ़ के बोला होता है तुम जरा सा भी मत डरो, मैं बहुत ज्यादा जेंटल रहूंगा तुम्हारे साथ, और तो बहुत ही ज्यादा शेम की बात होगा अगर मैं तुम्हारे बॉडी को यहाँ पे एंजॉय ना करूँ तो। लेकिन ना बोलते बोलते हम देखते वहाँ पे सौरा पहुंच जाता, फिर उसी को देख के बोला होता है कुछ चीजें कभी भी नहीं बदलता है, तुम पीस ऑफ ट्रैश। और फिर उसी को देख के एजी बोल रहा होता है वहाँ पे कौन है, और तुम यहाँ पे अपने पिछवाड़े को हमारे बीच में तो नहीं डालने वाले हो है ना, तो फिर मेरे साथ जल्दी से उसको पकड़ो। अब वो सुनकर उसके सारे साथी वहाँ पे सौरा की तरफ बढ़ने लग जाते हैं उसके ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन हम देखते सौरा होता है तुरंत उनमें से एक को चाटा मार के वहाँ पे जमीन में सुला देता है, फिर दूसरे के हाथ को पकड़ के वहाँ पे तोड़ देता है। और फिर वही सब देख के एजी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, फिर उसको बोल रहा होता है व्हाट द हेल तुम कौन हो, और मैं तो टाइगर और गिल्ड का हिस्सा हूँ, और तुम यहाँ पे कोशिश करो मेरे आदमियों के ऊपर हाथ डालने का तो फिर मेरे जो गिल्ड है तुमको इतना आसानी से यहाँ पे जाने नहीं देगा। लेकिन वही सुन के सारा बोल रहा होता है एजी कागावा तुम ऑलरेडी चेहरे को भूल गया हो क्या जिसको कि तुमने मारने का कोशिश करा था। अब सौरा को देखने के बाद एजी का भी पूरा हालत खराब हो जाता है, वो बोल रहा होता है व्हाट द हेल, अब मेरे को ये मत बोलना, तुम तो वही सौरा हो, लेकिन ये सब तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। और ना बोल तो डर के मारे वहाँ पे पीछे हटने लग जाता है, वो बोल रहा होता है पीछे रहो, और तुम अभी भी जिंदा कैसे हो सकते हो। लेकिन इतना सुनते सौरा तुरंत ही जाके उसके गले को पकड़ के बोला होता है तुमने सही बोला, मैं तो नरक के अंदर से रेंगते हुए बाहर निकल के आया हूँ, और ये सब बस हुआ तुम्हारे वजह से, और अब तो ये तुम्हारी बारी है वहाँ पे जाने का। और ना बोलते ही बहुत ही जोर से उसके गले को वहाँ पे दबाता हुआ बोला होता है मैं तुम्हारे हर एक डिग्निटी को यहाँ पे तोड़ के रख दूंगा, और यही मेरा पावर है अभी। और ना बोलते हम देखते सौरा होता है उसके अंदर के जितने भी एविल्स होते हैं वो बाहर के बोल रहे होते हैं खत्म करो उसको, खत्म करो, तुम सबसे यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट हो, तो फिर अपने हिसाब से सभी लोगों को अपने सामने झुका दो तुम। और वही सुन के जो सौरा होता है अपने पास्ट को याद करता है, बोल रहा होता है मेरे पास्ट में तुमने हमेशा से मेरे को दुख दिया है, वो दर्द, वो ह्यूमिलेशन, वो हेल्पनेस, तो फिर आज मैं उन सभी चीजों को तुमको वापस करके रहूंगा। लेकिन ना बोलते उसको अचानक से कुछ याद आता है, वो याद करके वो तुरंत उसको छोड़ देता है वहाँ पे। और फिर वो बोल रहा होता है नहीं मैं उनकी तरह बिल्कुल ही सेम नहीं हो सकता हूँ, लेकिन जैसा कम यहाँ पे अगर इस तरीके से सांस लेता रहेगा तो फिर यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। बात न सोचने के साथ वो बोल रहा होता है एजी तुमने ट्राई करा था मेरे को जान से खत्म करने का, लेकिन तुम फेल हो गए, तो उस वजह से मैं तुमको जान से यहाँ पे नहीं मारूंगा, लेकिन उसके बावजूद मैं बस ऐसे ही छोड़ के तुमको यहाँ से नहीं जा सकता हूँ। अब वो सुन के एजी भी डरता हुआ बोल रहा होता है तुम यहाँ पे क्या प्लानिंग कर रहे हो मेरे साथ करने का। अब वो सुन के सौरा बोल रहा होता है मेरे वो स्कूल के 2 साल तुमने वो पूरा हेल बना दिया था मेरे लिए, और उसके बाद तुमने तो कोशिश भी करा मेरे को ट्रक से बाहर फेंक के जान से खत्म करने का, तो फिर मेरे से यहाँ पे पूरा 4 मुक्के खा लो, उसके बाद सारा हिसाब यहाँ पे चुकता हो जाएगा। लेकिन वही सुन के एजी रहता वो बोल रहा होता है नहीं ये सब मेरी गलती है प्लीज सॉरी, और अभी जिस कंडीशन में तुम हो उस कंडीशन में अगर तुम मेरे को पंच मारोगे तो फिर मैं तो पक्का सी पहले मुक्के में यहाँ पे मारा जाऊंगा। लेकिन वही सुन के जो सौरा होता है तुरंत उसके कॉलर को पकड़ के उठाता हुआ बोला होता है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं बहुत ही इजी जाऊंगा तुम्हारे ऊपर। और ना बोलते हम देखते सौरा के एक ही मुक्के से एजी का पूरा हालत खराब हो जाता है, लेकिन जो सौरा तो वहीं पे नहीं रुकता, वो लगातार ही वहाँ पे
3 मुक्के मारता है उसको, जिससे उसका हालत पूरा ही खराब हो जाता है। और फिर उसके बाद एजी भी बोला होता है तुम मेरे को जान से खत्म कर दो, लेकिन वही सुन के सारा तुरंत उसके बालों को पकड़ के हवा में उठा लेता है और फिर उसको तुरंत उसके ऊपर चौथा हिट मार देता है, जिससे एजी वहाँ पे बेहोश हो जाता है। वही सब देख के सारा भी बोला होता है मैंने यहाँ पे जितने भी इसके 4 लिम्स है उसको बेकार कर दिया है और ये पूरी तरह से यहाँ पे अंधा हो गया है। और देखने में अब मेरे को तो ये सही लग रहा है तुम दोनों जल्दी से इसको हॉस्पिटल लेके जाओ। अब वो सुन के वो दोनों डर के मारे वहाँ से एजी को हॉस्पिटल लेके जाने लगते हैं। अभी सोरा उसको बोला होता है वहाँ से अपने चेहरे को मेरे सामने मत लेके आना तुम। इतना बोलते तुरंत ही वहाँ से चले जाता है और फिर वो बोला होता है जो साफ सफाई है यहाँ पे पूरा हुआ तो फिर चलो अब मैं चलता हूँ। और ना बोलते हमें एससीटी के बफर जोन को दिखाया जाता है। अब वहीं पे बहुत सारे आर्मी वाले बैठ के बातें कर रहे होते हैं। मेरे को तो वॉल वॉचिंग ड्यूटी में रखा गया है। और उसमें दूसरा वाला बोला होता है सीरियसली यहाँ पे कम से कम हम लोगों को ना असली मॉन्स्टर के साथ सामना तो नहीं करना पड़ेगा। अब वो सुनकर साथ ही बोला होता है यहाँ पे इतने भी ज्यादा बेबम मत बनो, क्योंकि अगर यहाँ पे मॉन्स्टर आ जाएंगे तुम लोगों के सामने तो फिर तुम तो इस दीवार से नीचे गिर जाओगे। तो फिर यहाँ पे एकदम ही चौकन्ने रहना। और ये तो कोई बताने की चीज नहीं है वो मॉन्स्टर कहाँ से अपेयर होंगे। आपको बताया जाता है कि ये जो बंदा होता है ये फर्स्ट लेफ्टिनेंट होता है, उसका नाम तांजी कागावा होता है। अब उसने साथ ही बोल रहा होता है लेकिन ये तो एक बफर जोन है तो फिर उस वजह से बहुत ही मुश्किल होता है मॉन्स्टर एक्स एरिया से यहाँ पे आएंगे। लेकिन इसके इतना बोलते बोलते अचानक उनके पीछे से एक बहुत ही बड़ा सा मॉन्स्टर हमला कर देता है और ये मॉन्स्टर कैरेकैन का बच्चा होता है जो कि लेवल 45 का होता है। अब उसको देखने वाला लेफ्टिनेंट अपने साथियों से बोल रहा होता है यहाँ पे अपने स्कूल को मत खो और सभी लोग अपने फॉर्मेशन में रहना। और इतना बोलते सारे के सारे एक ही साथ उस कैरेकैन के ऊपर अपने गन से फायर करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन वो लोग देखते हैं उस कैरेकैन को ज्यादा से भी कोई असर नहीं होता उनके एम्यूनेशन से। और वो लोग बोले होते डैम इट इसका लेवल इतना ज्यादा हाई है जिस वजह से हमारा वेपन इसके ऊपर काम नहीं कर रहा है। और इतना बोलते बोलते वो जो कैरेकैन होता है तुरंत उन लोग के ऊपर वहाँ पे हमला कर देता है और फिर जिससे वहाँ पे बहुत सारे सोल्जर्स वहाँ पे मरने लग जाते हैं। अब वो देख एक दूसरा सोल्जर एक डेटोनेटर लेके सीधा उसकी तरफ भागता हुआ बोल रहा होता है डैम तुम ऑक्टोपस कहीं के, मैं तो तुमको पक्का से टेक डाउन करके रहूंगा। लेकिन बोलते बोलते जैसे वो अपने उस बॉम्ब को लेके उसके पास पहुंचता है वो जो कैरेकैन होता है उन लोगों के ऊपर हमला करना वहाँ पे बंद कर देता है। और वो देख वो भी हानो के बोल रहे होते ये क्या हो रहा है, ये अभी हम लोग के ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहा। लेकिन ना बोलते वो लोग देखते वो जो कैरेकैन होता है किसी चीज को देख के वहाँ पे बहुत डरने लग जाता है। और वो देख के वो सिपाही भी है उनके बोल रहे होते हैं ये क्या, ये तो किसी चीज से यहाँ पे डर रहा है, लेकिन वो चीज क्या हो सकता है। लेकिन खैर मेरे को ये तो नहीं पता ये किस चीज से डर रहा है, लेकिन यही हमारा मौका है तो फिर मरो। इतना बोलते हो तुरंत इस बॉम्ब को सीधा उस कैरेकैन की तरफ फेंक के मारता है। अब जैसे हम देखते हैं उसमें बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन जैसे वो धुआं उठता है वहाँ से वो लोग देखते उस कैरेकैन को उस बड़े से ब्लास्ट से भी कुछ नहीं होता। अब वो देख के उस सिपाही भी डरता और बोला होता है ये क्या, इसके ऊपर तो एक भी खरोच नहीं आया, ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। लेकिन बोलते बोलते वो जो ऑक्टोपस होता है जैसे उस सिपाही के ऊपर हमला करने वाला ही होता है उतने में वहाँ पे सोरा आके उस ऑक्टोपस को वहाँ पे रोक लेता है। यहाँ पे वही सब देख के जो लेफ्टिनेंट होता है वो बोला होता है जो मेन रीजन है जिसकी वजह से वो ऑक्टोपस यहाँ पे डर रहा था ये सब तो बस इस इंसान की वजह से है। आज ना बोलते सोरे के झटके में उस मॉन्स्टर को वहाँ पे खत्म कर देता है। अब वो देखिए लेफ्टिनेंट भी बोल रहा होता है इसने तो उस बड़े से ऑक्टोपस को एक ही हिट में खत्म कर दिया जिसको कि उस एक्सप्लोजन से भी कुछ नहीं हुआ था। और यहाँ पे तो इतने ज्यादा नहीं है वो भी इस तरीके के एस रैंक डिस्ट्रक्टिव पावर के साथ, लेकिन आज से पहले मैंने तो कभी भी इस इंसान को नहीं देखा तो फिर मेरे को तो इसके बारे में पता लगाना होगा कि ये बंदा कौन है। और ना बोलते जैसे वो अपने स्किल का इस्तेमाल करके वहाँ पे सोरा के बारे में चेक करने की कोशिश करता है वो देखते सोरा के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होता। और वो देखिए लेफ्टिनेंट भी हैरान के बोल रहा होता है क्या, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। और ना बोलते ही सिस्टम उसको वार्निंग देता वो बोला होता है सिस्टम तुमको वार्निंग दे रहा है जल्दी से अपने रिस्पेक्ट को शो करो। अब वो देखिए लेफ्टिनेंट भी सोच रहा होता है मैं तो इसकी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे देख भी नहीं पा रहा हूँ। और ना बोलते लेफ्टिनेंट को वहाँ पे चक्कर आ जाता है। अब वो देख के उसके साथी उसको पकड़ के बोल रहा होता है क्या हो गया लेफ्टिनेंट आपको, लेफ्टिनेंट यहाँ पे डाउन हो गया, जल्दी से मेडिकल टीम को बुलाओ यहाँ पे। अब वही सब देखने के बाद सोरा उन लोग को बोला होता है तुम यहाँ पे कुछ है जो कि मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूँ, मेरे को जल्दी से ये बता कि ये जो एविक्यूशन शेल्टर नंबर 6 है वो यहाँ से कहाँ पे है। अब उनको सिपाही बोलता है वो यहाँ से 50 किलोमीटर नॉर्थ में है, लेकिन उस चीज के लिए तुमको तो एरिया एक्स से गुजर के जाना पड़ेगा। अब सुन के सोरा बोल रहा होता है एरिया एक्स वो क्या है। अब सुन के वो सोल्जर बोल रहा होता है ये तो वो जगह जहाँ पे हम लोगों ने उन सारे मॉन्स्टर्स को रोक के रखा है और वहाँ पे जो मॉन्स्टर वो सारे के सारे कंसंट्रेटेड होके रखे हैं, वो भी हमारे फाइटिंग डैमेज को और भी ज्यादा मिनिमाइज करने के लिए। और वहाँ पे तो और भी बहुत सारे हंटर्स है जो कि उन मॉन्स्टर्स के साथ वहाँ पे सामना कर रहे हैं। लेकिन न बोलते सोरा देखते वहाँ पे जो दूसरे सोल्जर्स होते हैं
वो उस ऑक्टोपस से निकले हुए सामान को कलेक्ट करते हुए बोल रहे होते हैं, वाह ये सारे के सारे तो बहुत ही रियल ड्रॉप्स है। अभी वही सब देख के सारा सोच रहा होता है, तुम लोगों को तो ड्रॉप्स मिलते हैं जब तुम किसी मॉन्स्टर को डिफीट करते हो रियल वर्ल्ड के अंदर, और तो बिल्कुल ही किसी गेम की तरह है। और फिर इतना सोचने के साथ ही उन लोग को बोल रहा होता है, ये जो मॉन्स्टर था कितना ज्यादा स्ट्रांग था तुम लोगों के लिए। अब उनको सोल्जर बोला होता है कि लेवल 45 का ओपोनेंट वो तो बहुत ज्यादा टफ है हम लोगों के लिए। अब उनके सारा सोच रहा होता है, बस इतना ही काफी था वो भी इन लोगों के सामने इतना ज्यादा मुसीबत खड़ी करने के लिए। और फिर वो उन लोगों को दुआ से बोल रहा होता है, वहाँ पे कितने सारे और मॉन्स्टर लेवल 45 के ऊपर। अब उनको सिपाही बोल रहा होता है, ज्यादा नहीं 100 से तो कम ही होंगे वहाँ पे, क्योंकि ऐसे मॉन्स्टर और भी ज्यादा होते तो फिर ये जो ह्यूमैनिटी है वो तो बहुत ही पहले यहाँ पे गायब हो चुका होता। अब उनके सौरा बोल रहा होता है, अच्छा समझ में आ गया तो फिर शुक्रिया तुम्हारा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वही बोल के जैसे सौरा वहाँ से जाने लगता है, वो जो सिपाही होता है उसको बोल रहा होता है, शायद थोड़ा अनरीजनेबल सा रिक्वेस्ट है, लेकिन प्लीज तुम एरिया एक्स में चले जाओ, क्योंकि अगर वहाँ पे तुम जैसा स्ट्रॉन्गर हंटर होगा तो फिर मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि बहुत सारे लोग वहाँ पे बच जाएंगे। अब उनको सौरभ बोल रहा होता है, जो सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता है वो भी शेल्टर 6 के जाने का वो एरिया एक्स है ना। अब उनके सिपाही बोलता है, हाँ एरिया एक्स से होते हुए तुम बहुत ही जल्दी शेल्टर 6 में पहुंच जाओगे, तो फिर क्या तुम वहाँ पे जाओगे क्या अभी। अब उनके सौरभ बोलता है, हाँ मैं एरिया एक्स से गुजरता हुआ जाऊंगा, और उस दौरान मेरे रास्ते में जो कोई भी मॉन्स्टर आएगा मैं तुरंत उसको डिफीट करता हुआ गुजरूंगा। और ना बोलते सीन चेंज होता है, हमको फ्रंट लाइन रियर मिलिट्री कैंप को दिखाया जाता है। अब वहीं पे हम देखते उस लेफ्टिनेंट को जो कि वहाँ पे दोबारा से होश में आ जाता है। फिर उसको देख के वो सिपाही बोल रहा था, लेफ्टिनेंट आप फाइनली यहाँ पे उठ गए हो। अब उस उनके लेफ्टिनेंट बोल रहा था, कितना लंबा टाइम हो गया है जब से मैं बेहोश पड़ा हुआ था। अब उस उनको सिपाही बोलता है, आपको 10 मिनट हुए हैं सर बस। अब जो रिकवरी आइटम हम लोग को मिला वो भी उस मॉन्स्टर से, उसने तो बहुत ही अच्छा काम कर दिया आपके ऊपर। अब उनको लेफ्टिनेंट बोल रहा था, उस आदमी का क्या हुआ जिसने कि पहले हम लोग को वहाँ पे बचाया था। अब उनको सिपाही बोलता है, वो नॉर्थ की तरफ निकल गया है। अब उनको लेफ्टिनेंट बोल रहा था, अच्छा नॉर्थ, 1 मिनट रुको, तुमने क्या बोला। अब उनको सिपाही बोलता है, वो तो सीधा उस शेल्टर नंबर 6 की तरफ जा रहा है। अब उनको लेफ्टिनेंट बोल रहा होता है, क्या वो एरिया एक्स से गुजर के जाने वाला है क्या। अब उनके सिपाही बोल रहा होता है, हाँ सर। और देखने में तो ऐसा लग रहा है वो एरिया एक्स के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करता है। अब वो तो वहाँ पे बिना किसी हिचकिचाहट के ही चले गया है अभी। अब उनके लेफ्टिनेंट बोल रहा होता है, जल्दी से सेंट्रल कमांड सेंटर में कांटेक्ट करो तुम। अब उनके सिपाही भी हैरान के बोल रहा होता है, क्या सेंट्रल कमांड सेंटर लेफ्टिनेंट। अब उनके जो लेफ्टिनेंट होता है वो सोच रहा होता है, यहाँ पे अभी 10 मिनट है, जब तक वो शेड्यूल टाइम नहीं हो जाता तो फिर मैं पक्का इस चीज को यहाँ पे करके रहूंगा। मैंने मैसेज को भेज दिया, वो भी इमरजेंसी रेडियो का इस्तेमाल करके, लेकिन क्यों आपने सेंट्रल कमांड सेंटर में कॉल करने के लिए बोला लेफ्टिनेंट। अब उनके लेफ्टिनेंट बोल रहा होता है, ये जो ऑपरेशन है वो पहले वाले से बहुत ही ज्यादा अलग है, और ये जो इन्फॉर्मेशन ये बहुत ही ज्यादा हाईली क्लासिफाइड है, उसी वजह से तुम लोगों को इन सब चीजों के बारे में इन्फॉर्म नहीं करा गया। और वो जो एरिया एक्स है जो कि सर्व करता है वो भी बेस ऑपरेशन के लिए, वो कोई हिस्सा नहीं है, वो भी रीजन का जहाँ पे हम लोगों ने मॉन्स्टर को रोक के रखा है, बल्कि असल में वो तो एक बॉम्बिंग जोन है। इतना बोलते हम लोग को हेडक्वार्टर्स को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लड़की अपने ऑफिसर से बोल रही होती है, एक इमरजेंसी कॉल आया हम लोग को, वो भी एरिया B22 से। अब उससे उनके जो सेंट्रल कमांडर रेंजी होता है वो बोल रहा होता है, हाँ मेरे को उससे बात कराओ तुम। अब उनके वो लड़की तो लेफ्टिनेंट से उनकी बात करने लग जाते हैं, जहाँ पे लेफ्टिनेंट बोल रहा होता है, कम्युनिकेशन कोड हमारा B23422 है, और ये मैं लेफ्टिनेंट कुरेगावा बात कर रहा हूँ। और अभी अचानक से एक मिस्टीरियस सा हंटर हम लोग के सामने आया। अब वो अभी सीधा बॉम्बिंग जोन की तरफ जा रहा है। अब वो तो हमारे ऑपरेशन के बारे में ज्यादा सब कुछ नहीं जानता है। अब उसने कमांडर बोल रहा था, अच्छा तो फिर तुम यहाँ पे बस अपने गलती के बारे में रिपोर्ट करने के लिए आए हो क्या। अब उसके लेफ्टिनेंट बोल रहा होता, नहीं सर, मैं बिलीव करता हूँ ये एक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट है, वो भी आपको इन्फॉर्म करने के लिए, वो भी आने वाले बॉम्बिंग ऑर्डर्स के लिए। मैं उसने कमांडर बोल रहा होता है, लेफ्टिनेंट तुम यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हो। अब उसके लेफ्टिनेंट बोल रहा होता है, वो हंटर वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, तो फिर उस वजह से हम लोग उसको इस तरीके से मरने नहीं दे सकते हैं। लेकिन वो कमांडर अपने मुंह को बनाता हुआ बोला होता है, वो स्ट्रांग है तो फिर मेरे को ये बता उसका लेवल कितना है। अब वो सुन के लेफ्टिनेंट परेशान को बोला होता है, मेरे को नहीं पता। अब वो सुन के वो कमांडर भी हाँ उनके बोल रहा होता है, क्या एक ऐसा हंटर जिसका लेवल अननोन है और जो कि रूल्स को फॉलो नहीं करता, वो सीधा बॉम्बिंग जोन की तरफ चले गया है, और तुम यहाँ पे ये चाहते हो मेरे से कि मैं एक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट करूँ, वो भी उस इंसान के लिए। अब वो सब सुन के साइड से एक लड़की बोल रही होती है, वो तो तब तक मारा जा चुका होगा जब तक हम लोग ये ब्रॉडकास्ट करेंगे उसके लिए। अब उसके कमांडर भी हंसने लग जाता है, तुम्हारे पास शायद दिमाग नहीं है लेकिन पक्का से तुम्हारे पास टैलेंट है, वो भी यहाँ पे मजाक करने का। और देखने में ऐसा लग रहा है इन लोगों को इतना भी ज्यादा सिखाया नहीं गया कि खुद के पाँव पे कैसे खड़े होते हैं, और ये सब तो सही में मेरी जगह नहीं है, वो भी तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स के साथ यहाँ पे इंटरफेयर करने का। लेकिन अगर इस चीज के बारे में मैं हायर अप्स को रिपोर्ट करता हूँ
कि तुम लोगों ने हमारे ऑपरेशन के प्रोग्रेस को यहाँ पे रोकने का कोशिश करा, तो फिर इन सब की जिम्मेदारी तो तुमको ही लेना पड़ जाएगा। लेकिन वो सब सुन के वो जो लड़की होती है, जो कि असल में वेस्टर्न कमांडर होती है, उसका नाम माई तोनासाकी होती है, वो सोच रही होती है कि ये बंदा सही में अपने लोगों को खींच के नीचे लेके आने वाला है क्या, जबकि हम लोग इतने पावरफुल एनिमी का सामना कर रहे हैं। कितना ही बड़ा मूर्ख है ये तो। लेकिन इन सबके बावजूद भी कागुरा, जिसने कि इतने ज्यादा केयरफुली ट्रेंड करा है, वो यहाँ पे इतना ज्यादा अजीब इंसान को बचाने का कोशिश कर रहा है। और यहाँ तक कि वो तो इस ऑपरेशन को भी यहाँ पे अबॉन्डेंट करने के लिए भी बोल रहा है हम लोगों को। तो फिर वो जो बंदा है जिसके बारे में ये बात कर रहा है, वो कितना ज्यादा ही ताकतवर है। अभी यही सब सोचने के बाद दोनों बोल रहे होते हैं, लेफ्टिनेंट कागुरा, मैं तुम्हारे पे भरोसा करती हूँ कि तुम्हारा कोई भी इंटेंशन नहीं है हमारे प्लान्स में यहाँ पे इंटरफेयर करने का, लेकिन अगर तुम यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा रीजन नहीं दोगे मेरे को, तो फिर मैं पर्सनली तुमको एक मिलिट्री ट्रिब्यूनल में रख दूंगी। अब वो सुन के कागुरा भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। और फिर उसके बाद जो टोनो होते दूसरे कमांडर से बोल रही होती है कि इस चीज से तुम सेटिस्फाई होते हो कि मेजर जनरल कामागाया। लेकिन वैसे उस कमांडर गुस्सा आ जाता है। वो बोल रहा होता है, लेफ्टिनेंट कागुरा, हम लोगों को कैसे रीजन दो जिसको सुन के हम लोग एक्सेप्ट कर ले तुम्हारे इस बात को। और वो सुन के लेफ्टिनेंट बोल रहा होता है, ठीक है सर, वो जो बंदा था उसने एक लेवल 45 के बेबी क्रैकन को एक ही हिट में डिफीट कर दिया। अब वही सुन के जो टोनो होते बहुत हैरान हो जाते हैं। वो सोच रही होती है क्या, तो फिर पक्का से वो तो ए रैंक हंटर से भी ताकतवर होगा, तो फिर क्या ऐसा नहीं कि वो एक ऐसे रैंक का हंटर है, वो भी मिलिट्री से। लेकिन वही सब सुन के कमांडर बोल रहा होता है, ये तो नामुमकिन है, क्योंकि जितने भी एस रैंक के पर्सनल है वो सारे के सारे अभी किसी मिशन के लिए जा रखे हैं, और यहाँ पे कोई भी कंफर्म सिग्नल नहीं आ रहा है, वो भी B22 से। अब वो सब सुनकर टोनो भी बोल रही होती है, तुमको उसके लेवल के बारे में क्यों नहीं पता है, और क्या तुम एबल नहीं हो वो भी अपने इंसेप्ट स्किल का इस्तेमाल करके उसके डिटेल्स को चेक करने के लिए। और उसके लेफ्टिनेंट बोल रहा होता है, अच्छा रही बात वो, मैं उसके लेवल को नहीं देख पाया और एम्बेरसली मेरे को बताना पड़ रहा है कि मैंने अपने स्किल का भी इस्तेमाल करा था उसके ऊपर, लेकिन उसके दौरान मैंने अपने होश को खो दिया था, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन था वो तो ओवरलोड हो गया था मेरे दिमाग के अंदर। अब उसने कमांडर भी है उनको बोल रहा होता है, इसका मतलब तो ये है कि वो तो पक्का सही लेवल 100 का होगा। और ये तो सच है कि इस तरीके का जो स्ट्रेंथ होता है वो बहुत ज्यादा रेयर है, लेकिन उन सब के बावजूद भी यहाँ पे कोई भी रीजन नहीं है, वो भी इस ऑपरेशन को यहाँ पे रोकने का। और वो सुन के वहाँ पे और एक बड़ा आदमी आके बोल रहा होता है, मैं भी एग्री करता हूँ। और फिर उनको बताता है ये बंदा भी एक ईस्टर्न कमांडर होता है और उसका नाम नोइबू होता है। और फिर नोइबू बोल रहा होता है, हम लोग यहाँ पे अपने मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अबॉन्डन नहीं कर सकते, वो भी किसी बेकार से रीजन के लिए, क्योंकि वहाँ पे हजारों की संख्या में ट्रूप्स जो कि 4 अलग क्रॉप्स में है वो सभी इन्वॉल्व है, वो भी इस ऑपरेशन के अंदर। अब वो सारे के सारे काफी ट्रूप्स है, वो भी पूरी तरीके से उस बॉम्बिंग और बफर जोन को घेरने के लिए। और जो ओरिजिनल प्लान है वो ये है कि एक बार बॉम्बिंग के बाद जितने भी मॉन्स्टर इधर उधर फैले रहेंगे उन सभी को हमें टेक डाउन करना है, वो भी उन सभी सोल्जर्स का इस्तेमाल करके जो कि गर्जन जोन में स्टेशन करे गए हैं। लेकिन अगर वहाँ पे इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट करा जाता है तो फिर वहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर वो सारे के सारे भी उस आवाज को सुन के रिएक्ट करेंगे, और फिर उसके बाद वो सारे के सारे एक ही साथ एक जगह की तरफ रश करने लग जाएंगे। और अगर वैसा होता है तो फिर वो जो एरिया है वो पूरी तरीके से एक ही झटके में वहाँ पे फॉलन हो जाएगा, और फिर जो 10,000 की संख्या में हमारे सोल्जर्स है वो लोग अपने लाइफ को खो देंगे वहाँ पे। तो फिर किसी एक के लाइफ को इतने हजारों की संख्या के सोल्जर्स के लाइफ के एक्सचेंज में सेव करना, भले वो एक ऐसा रैंकर हंटर क्यों ना है, तो फिर वो तो एक ऐसा रिस्क हो जाएगा जो कि हम लोग कभी भी नहीं लेंगे। तो फिर सॉरी, हम लोग को माफ करना लेफ्टिनेंट। और वो सुन के लेफ्टिनेंट भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। और फिर वही सब सुन के जो कमांडर टोनो होते वही बोल रहे होते, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को यहाँ पे रिजेक्ट कर रही हूँ, और हम लोग अपने एफर्ट्स को इतने सारे लोगों के लिए वेस्ट नहीं कर सकते, वो भी बस एक इंसान के लिए। तो फिर जो डिसीजन है वो फाइनल है। और ना बोलते हो तुरंत ही अपने कनेक्शन को वहाँ पे काट देते हैं लेफ्टिनेंट के साथ। और फिर वही सब देख के लेफ्टिनेंट को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और फिर वही सब देख के उसके साथ ही बोल रहा होता है, आपने वो सब करा जो कि आप कर सकते थे। अब उसके लेफ्टिनेंट भी परेशान को बोल रहा होता है, ठीक है, जो चीज मैटर करता है वो है बड़ा पिक्चर। लेकिन ना बोलते वो सिपाही देखते लेफ्टिनेंट के कमर में रखे हुए चाबी के ऊपर। अब जो सिपाही होता है वो तो जो चाबी को ले लेता है। अब वो देखिए लेफ्टिनेंट बोला होता है, तुम ये क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ पे वापस आ जाओ, क्योंकि वो जो बॉम्बिंग है जल्दी यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। लेकिन वही सुन के वो जो ऑफिसर होता है वो जाता है, वो बोला होता है अभी भी 6 मिनट बचे हुए हैं बॉम्बिंग स्टार्ट होने से, और इतना टाइम काफी है मेरे लिए। और ना बोलते हो तुरंत गाड़ी के अंदर बैठ के उस बॉम्बिंग जोन की तरफ जाने लगता है। लेकिन वो सब देख के लेफ्टिनेंट भी चिल्लाता हुआ बोल रहा था, प्राइवेट क्लास होकाई, तुम यहाँ पे कोर्ट मार्शल होना चाह रहे हो क्या, जल्दी से वापस आ जाओ। लेकिन वो जो सोल्जर होता है अपने लेफ्टिनेंट की बात को इग्नोर मारता और सीधा वहां से जाने लगता है। अब वो देख के दूसरा सिपाही बोल रहा होता है, लेफ्टिनेंट क्या हम उसको वापस लेके आए क्या यहाँ पे। वो सुन के वो जवाब देते, नहीं ठीक है,
क्योंकि उसने खुद का डिसीजन लिया है यहाँ पे और मैं श्योर उसको पता है कि वो किस चीज में खुद को अभी डाल रहा है। और फिर तुम्हें दोबारा हम देखते हो सिपाही को जो कि जाता और सोच रहा होता है मेरे को एकदम ही टाइम में सब कुछ चीजों को करना होगा। लेकिन उस टाइम वो जो सोल्जर था वो ये नहीं जानता था कि जिस आदमी को वो बचाने के लिए उस जोन में जा रहा था असल में वो तो पूरे मैनकाइंड का उम्मीद बनने वाला है। और ना बोलते हम देखते हैं जो सौरा होता है वो एक ही झटके में अपने सामने के एक बहुत ही बड़े से मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। अब दोबारा हम देखते सिपाही को जो कि बोल रहा होता है अच्छा यार मैंने तो उसके ट्रेल को खो दिया है यहाँ पे लेकिन कौन सी जगह में वो भी जा सकता है और ये जो रास्ता ये तो सबसे तेज वाला है तो फिर अगर मैं उसको अभी भी ढूंढ नहीं पा रहा हूँ तो फिर इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि वो तो मेरे व्हीकल से भी ज्यादा फास्ट मूव कर रहा है अभी। तो फिर अगर मैं एरिया एक्स के अंदर बहुत ही तेज का यहाँ पे स्पीकर बजाता हूँ तो फिर शायद वो मेरे को सुन पाएगा लेकिन ऐसा करने से सभी मॉन्स्टर को भी पता चल जाएगा मेरे बारे में। लेकिन खैर वो सब अभी मेरे को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वैसे भी मैं तो डिसग्रेस हूँ वो भी आर्मी के ऊपर। और इतना सोचने के साथ ही वो तुरंत माइक में बोल रहा होता है एक मैं सोल्जर जिसको कि तुमने पहले मदद करा था और ये जो एरिया है इसमें जल्दी बॉम्बिंग करा जाने वाला है तो फिर तुम जल्दी यहाँ से निकल जाओ। मैं रिपीट करता हूँ तुम जल्दी यहाँ से निकल जाओ। और उसकी ये आवाज जो सो रहा होता है वो सुन लेता है और वो बोला होता है अच्छा इस जगह में बॉम्ब गिरने वाला है और शायद उसी वजह से यहाँ पे आसपास मेरे को कोई भी हंटर नजर नहीं आ रहा है अभी। लेकिन ये जो मॉन्स्टर ये खुद में उतना भी ज्यादा थ्रेट नहीं है मेरे लिए लेकिन मेरे को ये नहीं पता कि मैं इस ब्लास्ट को यहाँ पे सर्वाइव कर पाऊंगा या नहीं तो फिर उसी वजह से मेरे को यहाँ पे पॉइंटलेस रिस्क को अवॉइड करना चाहिए। और वो जो सिपाही है उसने तो अपने लाइफ को रिस्क में डाला वो भी यहाँ पे मेरे को वार्न करने के लिए वो भी उस बॉम्बिंग के बारे में तो फिर उसी वजह से मैं उसको यहीं पे मरने नहीं दे सकता हूँ। और फिर दोबारा हम देखते सिपाही को जो कि बोल रहा होता है क्या मेरा आवाज उस तक पहुंचा है क्या। लेकिन ना बोलते बोलते हम देखते बहुत सारे मॉन्स्टर को जो कि सीधा उसी की तरफ बढ़ने लग जाते हैं अटैक करने के लिए। अब वो देख के उसका भी पूरा हालत खराब हो जाता है। वो बोल रहा होता है मैंने तो सही में यहाँ पे मॉन्स्टर को अट्रैक्ट कर लिया खुद की तरफ तो फिर मेरे को तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से निकलना होगा। लेकिन ना बोलते वो देखता है बॉम्ब ब्लास्ट के लिए बस वहाँ पे 11 सेकंड ही बचे होते हैं। अब वो देख के वो बोल रहा होता है अरे नहीं मैं तो नहीं जा सकता क्योंकि वो तो अभी भी यहीं पे होगा। और ना बोलते हो तुरंत उसके सामने ब्लास्ट हो जाता है। अब वो देख के वो डर ही रहा होता है कि हम देखते सौरा को जो कि उसके पास पहुंच जाता है। उसको देख के सिपाही भी बोल रहा होता है शुक्र है भगवान का तुम जिंदा हो अभी भी। और वो सुन के सौरा बोल रहा होता है तुम्हारा क्या मतलब है इस जगह में जल्दी बॉम्ब बेड होने वाला है क्या। लेकिन वही सुन के सिपाही बोल रहा होता है अरे नहीं हम लोग को जल्दी यहाँ से निकलना होगा टाइम हो गया है। और ना बोलते हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे एयरशिप को जो कि तुरंत ही आके उस जगह में वहाँ पे बॉम्बिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जैसे हम देखते हैं वो पूरा जगह धीरे धीरे तबाह होने लग जाता है। और फिर दुआ से हमें दिखाया जाता है वहाँ पे कमांड सेंटर को जहाँ पे एक लड़की बोल रही होती है कमांडर जो बॉम्बिंग है वो यहाँ पे पूरा हो गया है। अब उसने कमांडर बोल रहा होता है यहाँ पे ड्रोन्स का इस्तेमाल करो ये देखने के लिए कि हमने कितने ज्यादा मॉन्स्टर को यहाँ पे टेक डाउन कर दिया है। अब बच्चे कुछ अभी जो मॉन्स्टर वो भी किस तरफ जा रहे हैं। अब वो सुन के वो लड़की बोल रही होती है जो ड्रोन से अभी कोई भी लाइफ के फॉर्म को वहाँ पे डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। अब उसने कमांडर बोल रहा होता है लेकिन वो जो जितने भी मॉन्स्टर वहाँ से निकले हैं वो एस्केप करके कहाँ पे गए हैं अभी। अब उसने उनको लड़की बोल रही होती है परेशान होके वो जितने भी मॉन्स्टर वो तो अभी भी उस बॉम्बिंग जोन के अंदर है। अब वो मॉन्स्टर जो कि अभी बॉम्बिंग के एकदम सेंटर में है वो उनको तो ज्यादा से भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। अब वही सुन के उन दोनों कमांडर का पूरा हालत खराब हो जाता है वहाँ पे। वो लोग बोल रहे होते नहीं ये तो नामुमकिन है और हमारे ड्रोन फीड के बारे में क्या। अब वही सुन के वो जो लड़के होते तुरंत अपने सारे ड्रोन्स को वहाँ पे लोकेट करने लग जाती है। और फिर उसके बाद वो लोग देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है उन लोगों ने एक शील्ड का इस्तेमाल करा होता है उस बॉम्बिंग से बचने के लिए। और वो लोग भी बोल रहे होते हैं क्या उन मॉन्स्टर ने ये सब करा है क्या खुद से। लेकिन एक मिनट रुक जाओ उन मॉन्स्टर के कंधे पे वो इंसान कौन है। लेकिन ना बोलते बोलते वो जो मॉन्स्टर होता है तुरंत ड्रोन्स के ऊपर वहाँ पे हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जिससे वो लोग अपने कम्युनिकेशन को खो देते हैं वहाँ पे। अब वही सब देखने के बाद जो कमांडर दोनों होते वो बोल रही होती है उन लोगों ने बोला था ये जो अटैक का वे भी ये बहुत अलग होने वाला है। लेकिन उस टाइम वो सब क्या था उन लोगों को तो पहले से ही पता था कि हम लोग ड्रोन से उन लोगों को स्काउट करे जा रहे हैं। अब वो सुन के वो जो बुढ़ा कमांडर होता है उसका भी पूरा हालत खराब हो जाता है वहाँ पे। और फिर वो ऑर्डर देता है जल्दी से जितने भी सोल्जर्स है गैरसन एरिया में उन सबको एविकेट करो। और फिर कमांडर तो ना भी बोल रहे होते जल्दी से यहाँ पे फुल रिट्रीट करो और सभी लोग वॉल्स को होल्ड करके रखो। लेकिन वही सुन के वो जो दूसरी वाली लड़के होते वो बोल रहे होते नहीं वो लोग अभी वॉल्स की तरफ नहीं जा रहे हैं। अब उनको टोना बोल रहे होते अच्छा तो फिर मेरे को ये बताओ कि वो लोग किधर जा रहे हैं अभी। अब उनको सिपाही बोल रहे होते वो लोग तो अभी एरिया B22 की तरफ जा रहे हैं। अब उनको टोना बोल रहे होते लेकिन वो एरिया वो तो वही जगह जहाँ पे वो मिस्टीरियस हंटर अपेयर हुआ था। तो फिर ठीक है जितने भी हमारे बच्चों को जो ड्रोन से उसको तुरंत ही एरिया B22 में भेजो अभी। और हम लोग को पता लगाना होगा कि किस चीज की वजह से वो जो मॉन्स्टर है वो एडवांस करने के लिए रुक गए हैं अभी। और ना बोलते दोबारा हम देखते हैं उस फील्ड में उस सिपाही को जो कि बोल रहा होता है ये कि जो बॉम्बिंग है वो तो रुक गया है और मैं तो अभी भी जिंदा हूँ। और वही बोल के वो हंसने लग जाता है। लेकिन वही सब देखने के बाद जो सोमवार होता है उसको बोल रहा होता है अभी बहुत जल्दी है यहाँ पे सेलिब्रेट करने के लिए
क्योंकि अगर तुम यहाँ पे जिंदा हो इसका मतलब ये है कि जो मॉन्स्टर है वो भी यहाँ पे जिंदा है और वो जो मॉन्स्टर सीधा इसी तरफ आ रहे हैं अभी। आतना बोलता है कोई तुरंत उन लोग के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जो सो रहा होता है वो तुरंत सिपाही को नीचे झुका के उसको दोबारा वहाँ पे बचा लेता है। और उसके बाद वो सिपाही देता है वहाँ पे ड्रोन को, उसको देख के वो बोल रहा होता है क्या वो मॉन्स्टर ने इस ड्रोन को फेंक के मारा क्या अटैक करने के लिए हमारे ऊपर, लेकिन ये सब चीजें तो आज से पहले कभी भी नहीं हुआ हमारे साथ। लेकिन वैसे सुन के सौरभ बोल रहा होता है इन सब चीजों को तुम बाद के लिए बचा के रखो अभी, क्योंकि अभी हम लोग इन सब चीजों से भागने वाले हैं। आतना बोलते हम देखते बहुत सारे मॉन्स्टर वहाँ पे उन लोगों के सामने आ जाते हैं अटैक करने के लिए उन लोगों के ऊपर। और फिर उसी को देखने के बाद उस सोल्जर का पूरा हालत खराब हो जाता है डर के मारा। और फिर वो बोल रहा होता है ये तो सबसे हाईएस्ट लेवल के ग्रुप है, वो भी इस रश के अंदर। अब वो तो उन लोग का लीडर है जो कि लेवल 90 का है और उसके ऊपर तो एक छोटा सा स्क्रैच भी नहीं आया, वो भी इतने खतरनाक बॉम्बिंग से। तो फिर अब तो सब कुछ खत्म हुआ, हम लोग पक्का मारे जाने वाले हैं यहाँ पे। लेकिन वही सुन के सो रहा होता है उसको बोल रहा होता है हम दोनों यहाँ पे अनआर्म्ड है और अगर हम लोग इनको बॉम्बिंग से नहीं मार सकते हैं तो फिर हम लोगों को तो खुद से ही इनको मार मार के यहाँ पे खत्म करना होगा। तो फिर तुम जल्दी से जाके जीप में छुप जाओ। आतना बोलते सो रहा होता है वो उन छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को खत्म करता है, सीधा उस लीडर की तरफ बढ़ने लग जाता है। अब वही देखिए जो लीडर होता है वो तुरंत अपने वेपन से सौरभ के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन सौरभ एक ही हाथ से उसके हमले को वहाँ पे रोक लेता है। और फिर उसके तुरंत बाद वो छलांग मार के एक ही मौके में उस लेवल 90 के मॉन्स्टर को वहाँ पे खत्म कर देता है। लेकिन खत्म करने के साथ ही सौरभ देखता है वहाँ पे उस दूसरे वाले ह्यूमन को जो कि उन मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रहा होता है। और फिर उसी को देख के सौरभ भी परेशान होकर सोच रहा होता है मैंने तो इसके प्रेजेंस को थोड़ा सा भी महसूस नहीं करा अभी। और फिर उसी को देखने के बाद वो बंदा भी बोल रहा होता है मैंने फाइनली तुमको ढूंढ लिया एबेस के सीड। इतना बोलते वो जो बंदा होता है दोबारा से उस लेवल 90 के मॉन्स्टर को वापस जिंदा कर देता है। और फिर उसके बाद वो मॉन्स्टर बोल रहा होता है तुम चोर जल्दी से उस चीज को वापस करो जो कि मेरा है। अब उसको सौरभ बोल रहा होता है तुम किस चीज के बारे में अभी बात कर रहे हो। अब उसको बंदा बोल रहा होता है ये तो क्राइम की बात है दूसरे लोगों के पावर को लेना, तो फिर उस चीज में तो तुमको अपनी लाइफ से कीमत चुकाना पड़ेगा। इतना बोलते वो जो बंदा होता है तुरंत ही अपने पावर का इस्तेमाल करके सौरभ के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जो सौरभ होता है अपने खाली हाथों से उसके हमले को वहाँ पे ब्लॉक करके बोल रहा होता है बस इतना ही है क्या जो कि तुम्हारे पास है अभी करने के लिए, तो फिर इस तरीके से तुम तो मेरे को यहाँ पे जान से खत्म नहीं कर पाओगे। इतना बोलते वो जो बड़ा वाला मॉन्स्टर होता है वो तुरंत ही वहाँ पे सौरभ के ऊपर हमला कर देता है। मगर तो हम देखते दूसरे ड्रोन को जो कि उस विलन के पीछे उड़ रहा होता है, उसी को देख के वो बंदा भी सोच रहा होता है कि ऑडियंस का रेवन है क्या जो कि मेरे को देख रहा है। नहीं ये तो पक्का सी इंटिमिडेशन होगा जो कि ह्यूमंस ने बनाया होगा। और न बोलते दोबारा से हम देखते वहाँ पे सौरभ को जिसने कि अपने हाथों से उस मॉन्स्टर के हाथों को रोक लिया होता है। और फिर उसको बोल रहा था अगर तुम सही में मेरे को यहाँ पे जान से मारना चाहते हो तो फिर तुम मेरे ऊपर सीरियसली हमला करो। और न बोलते जो सौरभ होता है वो तुरंत ही जैसे जाके अपने वेपन से उसके ऊपर हमला करता है। वो जो बंदा होता है वहाँ से गायब हो जाता है और फिर उसके बाद एक दूसरी जगह पे स्पॉन होकर बोल रहा होता है ये चीज तो बहुत डिस्गस्टिंग है कि मेरे को ये जो वाइल्ड ह्यूमंस है वो मेरे को देख रहे हैं और ये जो लो लेवल के क्रिएशंस है इनको देख के मेरे को बहुत ज्यादा खराब लगता है। इतना बोलते हो तुरंत एक मॉन्स्टर को ऑर्डर दे के उस ड्रोन को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर वो दोबारा से ऑर्डर देता है यहाँ पे जितने भी ऑब्जर्वर्स हो उन सबको खत्म करके रख दो तुम। इतना बोलते हम देखते बिल्डिंग के अंदर एक दूसरे हंटर को जो कि बोल रहा होता डैम इट उसने तो मेरे ड्रोन को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन किसी तरीके से मैंने मैनेज कर लिया वो भी अपने मिशन को यहाँ पे पूरा करने में। और जो रीजन है जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर ने अपने कोर्स को चेंज करा वो सब बस इस आदमी के वजह से, और ये तो वही आदमी है जो कि इस रश के साथ अकेले सामना कर रहा है। तो फिर मेरे को जल्दी से जाके इस चीज के बारे में कमांडर को इन्फॉर्म करना होगा। इतना बोलते जैसे वो हंटर वहां से निकलने जाता है एक कैरेक्टर आके तुरंत उसके ऊपर हमला कर देता है वहाँ पे। और वो देख के वहाँ पे वो डर के वहाँ चिल्लाने लग जाता है, वही आवाज सौरभ भी सुन लेता है। और फिर वो साइड में जो विलन होता है वही बोल रहा होता है उन सभी को खत्म कर दो मेरे सर्वेंट्स। अब वो सुनकर सौरभ होता सिपाही की बात याद करता है जहाँ पे उसने बोला था सभी लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए। और फिर दोबारा हम देखते प्रेजेंट में सिपाही को जो कि बोल रहा होता है डैम इट किसी चीज ने इस चीज को यहाँ पे जैम कर दिया है। और फिर वही देख के सौरभ तुरंत ही जाता और बोल रहा होता है एक एनिमी को हंट करने के लिए तुमको तो सबसे पहले उसके लीडर से स्टार्ट करना होता है। तो फिर अगर मैं यहाँ पे जितने ज्यादा हो सके उतने लोगों की जान को बचाना चाहता हूँ तो फिर मेरे को जितनी जल्दी हो सके उतने जल्दी इन एनिमीज को यहाँ पे खत्म करना होगा। और उस आदमी के साथ फ्यूजन करने के बाद ये जो बड़ा सा मॉन्स्टर इसका पावर भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन तुम तो सही में बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो। लेकिन ना बोलते जैसे सौरभ उस विलन के चेहरे को देखता है वो बहुत ज्यादा हैरान होकर बोल रहा होता है ये आदमी ये तो बिल्कुल ही मेरी तरह दिखता है। और ना बोलते हम देखते हैं वो जो विलन होता है तुरंत ही अपने पीछे से एक वेपन को बाहर निकाल लेता है। और वो देख के सौरभ भी बोल रहा होता है कितना ज्यादा पावरफुल एनर्जी का सर जिसके अंदर से बाहर निकल के आ रहा है। और ऊपर से वो जो स्वॉर्ड है वो तो बहुत ज्यादा खराब न्यूज है मेरे लिए। और फिर वो विलन भी बोल रहा होता है मैं तुमको यहाँ पे खत्म करके रहूंगा एबेस के बीज।
और यही तुम्हारा डेस्टिनी है। और यही बोल के जैसे वो सौरभ के ऊपर अपने वेपन से हमला करता है, सौरभ उसके हमले को वहाँ पे डॉज कर लेता है और फिर उसके बाद एक बहुत ही तेज का मुक्का मार देता है सीधा उसके मुंह पे। और फिर उसके बाद सौरभ तुरंत उस बंदे के वेपन को छीन के जैसे उसके ऊपर दुआ से हमला करता है, वो बंदा दुआ से वहाँ पे गायब होकर एक दूसरी जगह में पहुंच जाता है। और फिर वही देख के सौरभ बोल रहा होता है शिट, ये चीज को भी इसने नलिफाई कर दिया, लेकिन क्यों, ये सब बस मेरे इमेजिनेशन ही है क्या। और ये जो एनर्जी का सर्ज है ये तो एग्जैक्टली उसी पावर की तरह है जो कि एबेस के अंदर था। और फिर वो जो विलन होता है वो गुस्से में बोल रहा होता है क्या किसी दूसरे के वेपन को चुराना इसी चीज में काबिल हो क्या तुम। और ना बोलते ही सौरभ के हाथ से वो जो वेपन होता है तुरंत ही वहां से गायब होने लगता है। और वही देख के वो भी सोच रहा होता है ये जो पावर है मेरे को तो देखने में एबेस जैसा लग रहा है, तो फिर मेरे को लग रहा है यहाँ पे और भी बहुत सारी यूजेस है जिसके बारे में मैंने अभी भी डिस्कवर नहीं करा है। और ऊपर से ये जो फाइट है ये तो बहुत ही लंबा चलने वाला है ना। लेकिन सबसे पहले मेरे को इस सिपाही को किसी सेफ जगह में पहुंचाना होगा। और ना सोचने के साथ वो सिपाही से बोल रहा होता है क्या तुम्हें हाइट से दिक्कत तो नहीं है क्या। और ना बोलते ही जो सौरभ होता है उस पूरे गाड़ी को अपने कंधे में उठा के बोल रहा होता है अभी हम लोग हवा में उड़ने वाले हैं। लेकिन वही देख के वो विलन दोबारा से अपने पावर का इस्तेमाल करता है, बोल रहा होता है तुम मूर्ख, एबेस के पावर को इतने ज्यादा हल्के में मत लो तुम। तो फिर इसके आगे अब क्या होगा, क्या सौरभ सिपाही को बचा के वहां से निकल पाएगा या फिर वो जो सौरभ का डुप्लीकेट विलन है वो उस पूरे जगह को तबाह कर देगा, ये सब जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आप लोगों को चीज पसंद आए जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताइए और साथ में जो भी नए चैनल पे जल्दी सब्सक्राइब कर दियो, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तब तक के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।